सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2024 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 618 हैं और ये आपका होगा पार्ट 2। आपको सारे याद करने पड़ेंगे, ठीक है। पीडीएफ भी अवेलेबल है जो पेड कोर्स है। 500% ए ग्रेड कंफर्म आना है क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में से होते हैं। ये सारे अब तक के पूछे गए क्वेश्चन है। 100% भी सेम क्वेश्चन आता है अपना मॉडल पेपर। आप लोग अपने फ्रेंड्स को अपने एनसीसी ग्रुप में इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कर देना। पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और ये सारे स्पेशल सिलेबस है, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखेंगे, अच्छे से याद करेंगे। आपको ना कुछ सॉन्ग्स सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। तो सरस्वती पूजा को लेकर ना लोग मोहल्ले में पंडाल में बजा रहे हैं तो उनको हम रोक नहीं सकते, ठीक है, सोशल वर्क में। तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लेंगे, थोड़ा सा नॉइज आ रहा होगा। तो चलिए शुरू करते क्वेश्चन आंसर। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा भैया? तो पीडीएफ के लिए आपको नंबर पे मैसेज करना है, ठीक है। पेड कोर्स है, 150 में आपको पीडीएफ अवेलेबल कराया जाएगा। इसमें सारा डाटा मिलेगा 20 मॉडल पेपर आंसर के साथ और ये क्रैश कोर्स का भी मिलेगा, प्रैक्टिकल के भी क्वेश्चन मिलेंगे। 9341325130 पर आप मैसेज कर लेंगे, ठीक है। अपना नेम, बटालियन नेम, सी सर्टिफिकेट पीडीएफ किस लैंग्वेज में ये लिख के फिर पेमेंट करने के बाद आपको दे दिया जाएगा। 150 है। चलिए सारे क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हम लोग को आर्म्ड फोर्सेस से करना है तो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स। भारतीय सेना के प्रमुख कौन होते हैं? जनरल। सभी सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति। सेना मुख्यालय कहां पे है? तो दिल्ली में है। भारतीय सेना का सर्वोच्च पद जनरल। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में स्थित है। भारतीय सेना के विभिन्न अंगों के नाम। तो भारतीय सेना के 3 अंग हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी। इंडियन लगा के लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि एयरफोर्स नेवी तो सारे देश में है, इंडियन लगा के लिखना है। थर्ड, सेना के विभिन्न कमांड्स के नाम लिखिए। आपको इसका हेडक्वार्टर भी पता होना चाहिए, तो मैंने सारे बता रखे हैं। 7 कमांड है। ईस्टर्न कमांड कोलकाता, साउथ वेस्ट कमांड जयपुर, वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर, नॉर्दर्न कमांड उधमपुर, साउदर्न कमांड पुणे, सेंट्रल कमांड लखनऊ और ट्रेनिंग कमांड शिमला में है। पूरे फिल इन द ब्लैंक्स। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। सर्वोच्च मतलब सभी सेनाओं का। नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे में है। सेना में वरिष्ठ जेसीओ, उनका रैंक सूबेदार मेजर यानी एसएम साहब होते हैं। भारतीय सेना में टोटल कितने कमांड है? 7। सेना में बटालियन कमांडर किस रैंक के होते हैं? कर्नल। युद्ध के दौरान सर्वोच्च बहादुर पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र, शॉर्ट में पीवीसी लिखते हैं। शांति के समय उच्चतम बलिदान पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र। भारतीय सेना को कितने कमांड में विभाजित किया गया? 7 कमांड में। एएससी, एएमसी, एओसी, एओसी आदि कैसी सेनाएं हैं? तो सहायक सेनाएं हैं। थल सेना के क्षेत्र और उप क्षेत्र मुख्यालय कहां है? इसको स्टैटिक बोलते हैं। युद्ध के दौरान सर्वोच्च उत्तम शौर्य पदक पीवीसी। शांति के दौरान शॉर्ट में एसी लिखते हैं। भारतीय सैन्य अकादमी किस जगह? सैन्य अकादमी मतलब आईएमए की बात हो रहा है, तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है। सेंट्रल कमांड का मुख्यालय कहां है? लखनऊ में। आर्मी हेडक्वार्टर खालिस्तान में है, दिल्ली में है। पूरी वीडियो देखना, अच्छे से याद करना, ठीक है, और शेयर जरूर कर देंगे अपने फ्रेंड्स को और अपने एनसीसी बटालियन ग्रुप में। खालिस्तान पैदल सेना की सबसे छोटी इकाई सेक्शन होती है। आपके एनसीसी ग्रुप के कौन ग्रुप कमांडर है? तो अपना अपना आप लोग लिखेंगे, पता कर लीजिएगा अपने एनसीसी ग्रुप के ग्रुप कमांडर का नाम। नहीं तो आपके 2 नंबर 3 नंबर ऐसे कट जाएंगे। 18 बटालियन कमांडर का रैंक कर्नल। भारतीय सेना का पूर्वी कमान मुख्यालय कोलकाता में है। भारतीय नौसेना का पश्चिमी कमान मुख्यालय मुंबई में है। पैदल सेना की आक्रमण में टैक्टिस खालिस्तान और खालिस्तान होती है, मतलब इन्फेंट्री की लड़ाई करने का तरीका फायर एंड मूव, मारो और आगे बढ़ो। भारत के थल सेना अध्यक्ष का नाम अभी जनरल मनोज पांडे है। 23 भारतीय सेना के कर्नल पद के समकक्ष भारतीय वायुसेना में कौन सा पद होता है? ग्रुप कैप्टन। आर्मी का मेजर जनरल नौसेना के किस अधिकारी के बराबर होता है? तो रियर एडमिरल के बराबर। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो राष्ट्रपति। इन्फेंट्री सेक्शन को कितने ग्रुपों में बांटा गया? तो 2 ग्रुप, असाल्ट और सपोर्ट। अच्छे से याद करना, ए ग्रेड कंफर्म आएगा। 100% भी क्वेश्चन आते हैं, 95% तो ऑल इंडिया में होंगे, 100% भी आता है। 27 एलएमजी ग्रुप में कितने जवान? 2।
भारतीय सेना का उत्तरी कमान खालिस्तान में स्थित है, उधमपुर में, और वर्तमान में मनोज पांडे। मैंने ना सारे फिल इन द ब्लैंक्स एक साथ कर दिया ताकि आपको इजी होगा, ठीक है। नौसेना दिवस कितने तारीख को मनाते हैं? 4 दिसंबर। भारतीय सेना में कितने कमांड है? 7, ये तो हो चुका है। कोर डिवीजन और ब्रिगेड को कौन सा फोर्स कहते हैं? मिलिट्री फोर्स। ये जो क्वेश्चन 2-3 बार आया है ना, ये अक्सर पूछता है, इसलिए 2-3 बार हुआ। नौसेना में सेलर रैंक सेना के किस रैंक के बराबर होता है? नायक। नौसेना का दक्षिणी कमांड कहां है? कोचीन में। एएमसी का पूरा नाम? आर्मी मेडिकल कोर। पहला पीवीसी कब दिया गया? 1947 में, मेजर सोमनाथ शर्मा को। आईएएफ का पूरा नाम? इंडियन एयरफोर्स। हमारे रक्षा मंत्री का नाम? श्री राजनाथ सिंह। 42। अब ये ध्यान दें, आप लोग अपना पता कर लेंगे। अपर महानिदेशक एनसीसी आपके डायरेक्टरेट का नाम क्या है? मतलब आपके डायरेक्टरेट के एडीजी का नाम पता कर लेना, 2 नंबर, नहीं तो आउट हो जाएगा। भारतीय सेना का सर्वोच्च पद? जनरल। अगर सर्वोच्च कमांडर पूछता तो राष्ट्रपति, पद पूछा है तो जनरल। दुश्मन से लड़ते हुए साहस के प्रदर्शन के लिए सबसे बड़ा उच्चतम पुरस्कार? परमवीर चक्र। बांग्लादेश की आजादी के लिए भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ? 1971। पैदल सेना की एक सेक्शन को खालिस्तान और खालिस्तान ग्रुप में बांटते हैं, 2 ग्रुप, असाल्ट और सपोर्ट ग्रुप। सेम क्वेश्चन आएगा। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल सैम मानेकशॉ। एएससी का मतलब आर्मी सर्विस कोर होता है। एम&सी ब्रांच मिसलेनियस ब्रांच होता है। भारतीय सेना के ऑपरेशनल कमांड कितने हैं? आप लोग इसमें 7 लिखते हो। अरे भैया टोटल कमांड ना 7 है, क्वेश्चन को यूनिक बना दिया। ऑपरेशनल कमांड 5 गो है। सेना का प्रशिक्षण कमांड यानी ट्रेनिंग कमांड शिमला में है। इन्फेंट्री बटालियन में कितनी राइफल कंपनी? 4। भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? जनरल के एम करियप्पा। 54। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल? ये तो हो चुका, मानेकशॉ जी। भारत के प्रथम मार्शल ऑफ द एयरफोर्स कौन थे? अर्जुन सिंह थे। त्रिशूल खालिस्तान में मार करने वाली मिसाइल है, तो हवा से हवा में। भारतीय वायुसेना की कितनी कमांड है? एयरफोर्स की भी 7 कमांड है, आर्मी की तरह। 58। नाग मध्यम उन्नत किस्म की क्या है? एंटी टैंक मिसाइल है। विजयंत टैंक का प्रयोग सन कितने के भारत पाकिस्तान युद्ध में हुआ? 1971 में। सेक्शन में ब्रेन 1 के पास भारी एलएमजी की कितनी मैगजीन होती है? 5 मैगजीन। ये सारे क्वेश्चन ना तो आपको बुक्स में मिलेंगे ना कोई आपको पढ़ाएगा। 61, लेकिन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। थल सेना का जनरल रैंक नौसेना के किस रैंक के बराबर तथा वायुसेना के किस रैंक के बराबर? समतुल्य मतलब बराबर। तो नेवी का एडमिरल ऑफ द फ्लीट और एयरफोर्स का मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, जो आर्मी के जनरल के बराबर होते हैं। 62। आर्मी एजुकेशन कोर का कार्य सेना के जवानों को क्या करना है? शिक्षित करना। क्या ये सब क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया पहले? बुक्स में है, जो लोग बुक लिए हैं तो पीडीएफ अवेलेबल है, बेस्ट पीडीएफ। 150 कर दिएगा क्योंकि एग्जाम में 3 दिन टाइम है बस, पहले 250 था बुक के जितना। 63। आर्मी जज एडवोकेट ब्रांच का कार्य सेना के खालिस्तान का निर्णय करती है, मुकदमों का। मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच सेना के अफसरों की निजी खालिस्तान रखती है, लेखा जोखा। ये सब बहुत डिफिकल्टी पैदा करते हैं और एग्जाम में पूछा है। थल सेना का कर्नल रैंक वायुसेना के किस रैंक के बराबर और नौसेना के किस रैंक के बराबर होता है? तो ग्रुप कैप्टन एयरफोर्स का और नेवी का कैप्टन। अब आ गया ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ट्रू फॉल्स सारे होगा। पृथ्वी एक टैंक है, गलत, मिसाइल है। नाग एक उन्नत किस्म की एंटी टैंक मिसाइल है, सही। आमतौर पर एक डिवीजन में 5 ब्रिगेड और 1 हेडक्वार्टर होता है, गलत। एक इन्फेंट्री बटालियन में 4 राइफल कंपनी होती है, सही। एक सेक्शन में 12 जवान होते हैं, गलत, 10 होते हैं। चीन ने भारत की उत्तरी सीमा पर अक्टूबर 1962 में आक्रमण किया, सही। भारतीय सेना की 2 अंग है, गलत। भारतीय सेना की ट्रेनिंग कमान लखनऊ है, गलत। एक इन्फेंट्री सेक्शन में 10 जवान होते हैं, सही। ऑपरेशन विजय मई से जुलाई 1999 में लॉन्च किया गया था, सही। फुल फॉर्म एएमसी का आर्मी मेडिकल कोर, आरबीसी का रिमाउंट एंड वेटनरी कोर। इसका भी आप लोग बहुत गलत करते हैं, ध्यान से स्पेलिंग याद करेंगे। सारे फुल फॉर्म एक साथ। ईएमई इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर, एएनओ एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, एईसी आर्मी एजुकेशन कोर, एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, एएससी आर्मी सर्विस कोर, एडीसी एडेड डे कैंप,
GR ग्रिड रेफरेंस, RR राष्ट्रीय राइफल, GCI गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर, NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी, DSC डिफेंस सर्विस कोर। 7 युद्ध लड़ने वाले भारतीय सेना के अंगों के नाम, यानी फाइटिंग आर्म्स ऑफ इंडियन आर्मी, तो आर्मर्ड, आर्टिलरी, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, इन्फेंट्री, आर्मी एयर डिफेंस, इसको आप शॉर्ट में AAD भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय सेना के 5 सहायक सेवाओं के नाम, 10 नंबर का है, मतलब सपोर्टिंग सर्विसेज, सपोर्टिंग आर्म्स, ASC आर्मी सप्लाई कोर, AMC आर्मी मेडिकल कोर, AOC आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट में लिखेंगे, टाइम बचेगा, AEC, EME, सिग्नल और RBC। 9 सेना के 3 लड़ाकू व 2 सहायक शाखाओं के नाम, सेम क्वेश्चन है जो अभी पीछे पढ़े, 3 फाइटिंग आर्म्स, 2 सपोर्टिंग आर्म्स, तो फाइटिंग आर्म्स वही आर्मर्ड, आर्टिलरी, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, इन्फेंट्री, AAD, सहायक सेना यही ASC, AMC, ठीक है, तो दोनों सेम क्वेश्चन था, इसलिए एक साथ रख दिया हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये क्वेश्चन भैया 5 नंबर या कभी 10 नंबर का, कि सेना के रैंकों की बैच की सूची, मतलब सेना में, आर्मी में ऑफिसर ग्रेड की रैंक्स लाइन से बताना है, सीरियल वाइज, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और लास्ट जनरल। जनरल इज द हाईएस्ट रैंक ऑफ द आर्मी, नॉट फील्ड मार्शल, ध्यान रहे। 11 भारतीय सेना में युद्ध के दौरान दिए जाने वाले सम्मान व पदकों के नाम, माने गैलेंट्री अवार्ड्स, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, सेना मेडल, अशोक चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र। मैंने फुल फॉर्म बता दिए, सारे शॉर्ट्स में है। 12 भारतीय पैदल सेना की विशेषताएं बताएं, मतलब इन्फेंट्री की विशेषता, पैदल सेना इन्फेंट्री बटालियन को बोलते हैं। आत्मनिर्भरता, जमीन कब्जा करने की क्षमता, चलना फिरना, ये क्षमता ना यहाँ का है, और इलाके के मुताबिक ढलना हर प्रकार के जलवायु और जमीन के अनुसार। नेक्स्ट, भारतीय सेना द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध आजादी के बाद कौन कौन से हैं, 4 नंबर का। तो 1947-48 में कश्मीर विवाद, 1962 में चाइना से हिमालय सीमा विवाद, 1965 में भारत पाकिस्तान कश्मीर विवाद, 1971 में भारत पाकिस्तान बांग्लादेश विभाजन, और 1999 में कारगिल युद्ध सीमा विवाद। 5 लिखेंगे पूरा, ये सब कहीं आपको नहीं मिलेगा। भारतीय सेना के किन्हीं 5 रेजिमेंट के नाम, मैंने 10 बता दिए, बहुत रेजिमेंट है। गोरखा रेजिमेंट, असम रेजिमेंट, नागा रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, कोई 5 लिख देंगे। 10 याद करना, कभी कभी 10 पूछ देता है। ये ना बहुत डिफिकल्ट पूछ दिया था भाई, आपको एग्जाम में ना केवल ये दिया रहेगा, आर्मी का रैंक, एयरफोर्स और नेवी का रैंक लिखना है, तो इसको ना अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। आर्मी का नायक, एयरफोर्स कारपोरल लीडिंग और नेवी का सेलर 1, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये जल्दी नहीं, एक बार ही पूछा है, अभी तक की हिस्ट्री में एक बार पूछा है, मैंने आपको बता दिया, स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लेना। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये भी एक बार पूछा है, पिछले साल 2023 का ही है। भारतीय थल सेनाओं के निम्न सहायक सेवाओं के कार्य, आर्मी एजुकेशन कोर का कार्य बताना था और आर्मी सर्विस कोर का। इसके आंसर आपको गूगल पे भी नहीं मिलेंगे, तो मैंने ना, मेरे एक सीओ साहब थे ASC के, इसका मिलता ही नहीं था ASC का, तो मैंने सीओ साहब को ना मैसेज किया कि साहब आप ना अपने कोर का कार्य बता दो, तो साहब ने बताया था, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। 1 वर्ड आंसर, NCC ने अशोक चक्र कब हासिल किया, 1965 में। कारगिल युद्ध कब हुआ, 1999 में। लड़ाई के दौरान का उच्च पदक, परमवीर चक्र। फुल फॉर्म ऑफ RR राष्ट्रीय राइफल। एक सेक्शन में कितने जवान, 10 जवान। ये सारे भी पूछते हैं बिना ऑप्शन का। आई में कहाँ स्थित है, देहरादून। INS कावेरी, INS, तो ये पनडुब्बी है। युद्ध सेवा पदक कब शुरू किया गया, तो युद्ध सेवा मेडल 1980 में हुआ था, ठीक है। 9 फील्ड मार्शल के समतुल्य नेवी और एयरफोर्स के रैंक, एडमिरल ऑफ द फ्लीट, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। किस युद्ध में विजयंत टैंक का इस्तेमाल किया, 1971। पृथ्वी क्या है, मिसाइल। भारतीय सेना की कारगिल कार्यवाही 1999 में जम्मू कश्मीर राइफल में के परमवीर चक्र विजेता कौन थे, कैप्टन विक्रम बत्रा। जम्मू कश्मीर JNK राइफल के, ये यूनिट का नाम है, रेजिमेंट का। 13 कौन से जवान शांति सेना में परमवीर चक्र विजेता गोरखा राइफल से थे, कैप्टन गुरबचन सिंह। इस बार ये सारे क्वेश्चन पूछ रहे, देखे थे ना बी वाले में भी। कश्मीर सैनिक कार्यवाही 1947-48 में प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे, मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय सेना में
युद्ध सेवा मेडल कब शुरू किया गया? 1988। यहाँ पे क्या था, एक सेकेंड, युद्ध सेवा पदक 1980 ही होगा, ठीक है, या ना शायद दोनों का 88 है, इसका देख लेंगे एक बार, इसका ना कंफर्म कर लेंगे 88 है कि 80 है, ठीक है। 16 महावीर चक्र वीरता का कौन सा पदक है? द्वितीय। ब्रह्मोस की मारक क्षमता कितना किलोमीटर है? 290 किलोमीटर। भारत सरकार ने नाभिकीय प्राधिकरण की स्थापना कब की? 2003 में। एक इन्फेंट्री बटालियन में कितने ऑफिसर होते हैं? 21 ऑफिसर। इन्फेंट्री में प्लाटून कमांडर किस रैंक के होते हैं? जेसीओ रैंक के। इन्फेंट्री डिवीजन की कमांड किस रैंक का अधिकारी करता है? मेजर जनरल। ये भी बी में पूछा, ये सब ऐसे क्वेश्चन इस बार के हैं। 22 सूबेदार मेजर का पद यानी रैंक वायुसेना के किस रैंक के बराबर होता है? मास्टर वारंट ऑफिसर। मास्टर वारंट ऑफिसर का पद नौसेना के किस रैंक के बराबर? चीफ पेटी ऑफिसर, जो नेवी का होता है। इतने क्वेश्चन थे आर्म्ड फोर्सेज में। अब आ गया मैप रीडिंग। पूरी वीडियो देखना, अच्छे से याद करना। इनको पीडीएफ लेना, पेड पीडीएफ, मैंने नंबर बता दिया। पेमेंट करने के बाद आपको 150 रुपीज़ में ही दे दिया जाएगा, ठीक है। बेस्ट डाटा है। प्रैक्टिकल के भी क्वेश्चन मिलेंगे और 20 मॉडल पेपर अलग से भी आंसर के साथ, और प्रैक्टिस सेट भी। बाकी आप वीडियो से याद कर लेंगे लोग, जिनको पीडीएफ नहीं लेना। मानचित्र किसे कहते हैं भैया? इसके डेफिनेशन में आपको 3 पॉइंट लिखना जरूरी है। एक, चलिए डेफिनेशन देखते हैं। कागज, कपड़े या गत्ते का बना हुआ चित्र जिस पर पृथ्वी के किसी निश्चित भूभाग को, नंबर 1, निश्चित सांकेतिक चिन्हों द्वारा, नंबर 2, किसी निश्चित स्केल पर प्रदर्शित करता है, दर्शाया गया मानचित्र कहलाता है। ये तीनों पॉइंट, निश्चित भूभाग, निश्चित सांकेतिक चिन्ह और निश्चित स्केल, लिखना कंपलसरी है। अच्छे से याद कर लेना। ये बुक में नहीं मिलेगा डेफिनेशन, अपना डेफिनेशन है सारे। सेकंड, किन्हीं 5 प्रकार के मानचित्रों का नाम लिखो। अब कहीं पे ना 6 प्रकार पढ़ा रहे हैं लोग, नया वाला में 6 प्रकार। जिनका 6 पढ़ा है 6 लिखेंगे, 7 पढ़ा है 7। भूआकृति मानचित्र, भौगोलिक मानचित्र, राजनैतिक मानचित्र, ऐतिहासिक मानचित्र, सांख्यिकी मानचित्र, आर्थिक मानचित्र, सैनिक मानचित्र। ईस्टिंग लाइन किसे कहते हैं भैया? तो मानचित्र पर वह खड़ी रेखा यानी वर्टिकल लाइन जिसकी क्रम संख्या बाएं से दाहिने की ओर हो, यानी वेस्ट टू ईस्ट। नॉर्दिंग लाइन, मानचित्र पर वह पड़ी रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन जिसकी क्रम संख्या नीचे से ऊपर की तरफ हो, यानी डाउन टू अप, साउथ टू नॉर्थ। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स आता है, टोटल फिल इन द ब्लैंक्स एक साथ। मानचित्र में खड़ी लाइन को क्या कहते हैं? ईस्टिंग लाइन। कौन सी लाइन नीचे से ऊपर बढ़ते क्रम होते हैं? नॉर्दिंग लाइन। मानचित्र भूमि पर अपनी तथा किसकी स्थिति को बताता है? शत्रु की। 4 मानचित्र पर मापक यानी स्केल, स्केल को मापक बोलते हैं, कितने प्रकार से प्रदर्शित करते हैं? 3, बड़ी, छोटी, मध्य। सर्विस प्रोटेक्टर कितने इंच लंबा एवं कितने इंच चौड़ा? 6 इंच लंबा, 2 इंच चौड़ा। मानचित्र में पानी का स्थान किस रंग का दिखता है? ब्लू। सर्विस प्रोटेक्टर कितने इंच लंबा, कितने इंच चौड़ा? 6 इंच लंबा, 2 इंच चौड़ा, पहले भी हो चुका। ये ना टाइम की कमी की वजह से ना, नहीं तो मैं ना 2 क्वेश्चन नहीं डालता, एक ही क्वेश्चन। टाइम की कमी से मैंने इसमें से छाटा नहीं है। नेक्स्ट, ढलान मुख्यतः कितने प्रकार की? ढलान को ग्रेडियंट्स बोलते हैं, 2 प्रकार की। 9 उत्तर के आधार पर वियरिंग कितने प्रकार की? ऐसे तो वियरिंग 2 होता है, लेकिन उत्तर के आधार पर तो उत्तर 3, तो वियरिंग 3। मैग्नेटिक बेयरिंग किससे मापते हैं? ये समझने वाला क्वेश्चन है। कंपास की नीडल मैग्नेट से काम करती है, तो कंपास से मेजर करेंगे, मैग्नेटिक वाला। नक्शे पर असर बियरिंग को बोलते हैं, बियरिंग का हिंदी असर होता है। किसके माध्यम से? सर्विस प्रोटेक्टर। उपयोग किए गए मीटर के नक्शे का आरएफ कितना है? आरएफ मतलब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, 1/50,000, 1/50,000। नेक्स्ट, नक्शे पर लंबवत और क्षैतिज चलने वाली गुलाबी लाल रेखा कौन सी रेखा है? तो ग्रिड रेखा। रात में कंपास के बिना सही उत्तर किसके माध्यम से पाया जा सकता है? पोल स्टार यानी ध्रुव तारा। मानचित्र पर खेती योग्य भूमि किस कलर में दिखाई जाती है? पीले रंग में। यदि बियरिंग 30 डिग्री है तो बैक बियरिंग कितना होगा? 210 डिग्री। 17 एक पृथक पहाड़ी को क्या कहा जाता है? तो टीला यानी नॉल। नक्शे पर हाइट्स भूरे रंग की रेखाओं के माध्यम से दिखाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? कंटूर कहते हैं। मानचित्र पर दूरी किसके माध्यम से मापते हैं? सर्विस प्रोटेक्टर। पहाड़ी का सबसे ऊपरी हिस्सा चोटी कहलाता है, पीक। सही उत्तर और चुंबकीय उत्तर के बीच का अंतर क्या कहलाता है? यानी ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ, एमबी कहते हैं शॉर्ट में, मैग्नेटिक वेरिएशन। कंपास की सुई किस दिशा को दिखाती है? मैग्नेट से काम करती है, तो मैग्नेटिक नॉर्थ। समझ लेना है, ठीक है। जीपीएस का पूरा नाम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ध्रुव तारा किसको इंगित करता है? उत्तर दिशा को। कंपास के ऊपर कितने से कितने डिग्री मार्क होती है? 0 डिग्री से 360 डिग्री।
190 डिग्री का बैक बियरिंग कितना डिग्री है? 10 डिग्री। ग्रिड बियरिंग किससे नापा जाता है? सर्विस प्रोटेक्टर के द्वारा। स्केल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का। 27 डिग्री का बैक बियरिंग, तो भैया 27 डिग्री 180 से कम है तो 27 में 180 जोड़ देंगे, 207 डिग्री। उत्तर खाली स्थान और खाली स्थान होते हैं, तो वास्तविक उत्तर, चुंबकीय उत्तर, मानचित्र का उत्तर। देख रहे फिल इन द ब्लैंक्स कैसे पूछा, 3 फिल इन द ब्लैंक्स। अब आते हैं ट्रू फॉल्स में, 5 नंबर का। 5 नंबर का नहीं, सारे ट्रू फॉल्स एक ही में है, ठीक है। मानचित्र पर पीला रंग कृषि भूमि को दर्शाने के लिए किया जाता है, सही। कोई भी मानचित्र अपडेट होता है, गलत। मानचित्र में जमीन की सभी आकृतियों को दर्शाना संभव है, गलत। सब नहीं दर्शा सकते हैं। मानचित्र में सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग होता है, सही। सारे पूछे गए क्वेश्चन अच्छे से याद करना। मानचित्र में जलीय आकृतियों को लाल रंग से दर्शाते हैं, गलत। जल वाला ब्लू से करते हैं ना। उत्तर दिशा 180 डिग्री पर होती है, गलत। उत्तर दिशा 0 डिग्री और 360 डिग्री पर होती है। सर्वे मैप पर खड़ी लाइन को नॉर्दिंग लाइन कहते हैं, गलत। उसको ईस्टिंग कहते हैं। मुख्य दिशाएं 8 होती है, गलत। मुख्य दिशाएं 4 होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। कंपास का एरो वास्तविक नॉर्थ को दिखाता है, गलत। ये गलत है, गलत। कंपास का एरो वास्तविक नहीं, मैग्नेटिक को दिखाता है, मैग्नेटिक नॉर्थ को। कंपास से 0 डिग्री से 360 डिग्री तक पढ़ सकते हैं, सही। स्केल 2 प्रकार की होती है, गलत। स्केल 3 प्रकार का होता है, बड़ी, छोटी, मध्य। 6 ये सब बहुत डिफिकल्ट पैदा करते हैं, आप लिख नहीं पाते हो, अच्छे से पढ़ लेना। मैप सेट करने की 2 विधियां बताएं और संक्षिप्त में व्याख्या करें। संक्षिप्त में क्या व्याख्या करना है कि मैप को सेट कैसे करते हैं भैया। तो मैप सेट करने की 2 विधि, कंपास द्वारा, मैप द्वारा। विधि, सबसे पहले मैप को खोलें, कंपास को खोल के मैप के ऊपर रखो। मैप के देशांतर व अक्षांश रेखा पर कंपास के टंग नॉच और थंब रिंग नॉच को मिलाओ। अब मैप को दाहिने तरफ तब तक घुमाओ जब तक मानचित्र की काली रेखा, कंपास की हेयर लाइन और उत्तर दिशा को इंडिकेट करने वाली कंपास की नीडल एक सिद्ध में ना आ जाए। तीनों एक सिद्ध में आ गए, अब आपका मैप सेट हो गया। और जितने प्रैक्टिकल में जितने क्वेश्चन पूछता है भैया, सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैप सेट कैसे करते हैं, डिग्री कैसे पढ़ते हैं कंपास से, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अच्छे से देख लेना। कार्डिनल बिंदु क्या होते हैं भैया? तो सिंपल सा है, कार्डिनल बिंदु 4 दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण प्रमुख दिशाएं कहलाती हैं, इन्हें ही कार्डिनल पॉइंट कहते हैं। यह क्वेश्चन 2 तरह से पूछता है। नक्शा पढ़ने के क्या फायदे 5 नंबर का, या पूछेगा मानचित्र से आप क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोनों सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने बहुत अच्छे से क्रैश कोर्स बनाया है। अपनी पोजीशन मालूम करना, दुश्मन का पोजीशन और दूरी मालूम करना, बिना किसी ऑब्जेक्ट पर गए उसके भौगोलिक स्थिति का पता लगाना, किसी भी इलाके की जानकारी हासिल करना, किसी भी स्थान का आगे और पीछे की डिग्री मालूम करना, भूमि के विभिन्न स्वरूप को ज्ञात कर सकते हैं, मार्च करने के लिए उचित रास्ते का चुनाव, 2 स्थानों की परस्पर दृष्टिगोचरता, विशेष रूप से युद्ध के समय गतिविधियों की योजना बना सकते हैं। 5 पूछा, कोई 5 लिख देंगे, मैंने आपको 9 पॉइंट बताया है। यह भी क्वेश्चन 2 तरह से पूछता है, या तो पूछेगा नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखो, या पूछेगा मैप रीडिंग में उत्तर कितने प्रकार के होते हैं। ये नहीं कि मैप रीडिंग में तो कंफ्यूजन में हो जाना, सेम क्वेश्चन है। 3 प्रकार के, वास्तविक उत्तर, चुंबकीय उत्तर, मानचित्र का उत्तर। 10 कंपास के किन्हीं 10 हिस्से पुर्जों के नाम, ये सारे प्रैक्टिकल में पूछते हैं। कंपास के पार्ट्स ने 10, टंग, टंग नॉच, ग्लास विंडो, ग्लास प्रोटेक्टर, हेयर लाइन, लूवर लाइन, प्रिज्म, प्रिज्म केस, रिंग नॉच, थंब रिंग, डायल, एरोहेड, लीड, आई होल, डायरेक्शन मार्क, कोई भी, ठीक है। कोई 10 लिख देना, 15 हो, इजी है। 11 ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम क्या है, या फिर क्वेश्चन पूछेगा जीपीएस से आप क्या समझते हैं, तो सेम क्वेश्चन है। यह उपग्रहों और प्रापक यंत्रों की एक प्रणाली है जो लोगों और उपकरणों को पृथ्वी पर उनकी उपस्थिति की सटीक जानकारी उपलब्ध करवाती है। सामान्य जीपीएस परिचालन में 24 उपग्रहों का प्रयोग होता है जो 12 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा पूरा करते हैं। परफेक्ट। मैंने जीपीएस का सीधा मतलब समझना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति का एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, जो 24 उपग्रह से मिलकर बना 12 घंटे में एक चक्कर लगाता है पृथ्वी का। 12 जीपीएस की विशेषता बताएं, 4 नंबर का, 4 पॉइंट लिखना। तो विमानों, जहाज और विशेष वाहनों में प्रयोग करते हैं, युद्ध के मैदानों व आतंकवाद ग्रस्त क्षेत्रों में प्रयोग करते हैं, मार्ग ढूंढने में प्रयोग किया जाता है,
घने जंगलों, पहाड़ों और रेगिस्तान में मार्ग ढूंढने में मदद करता है। मछुआरों और पैदल यात्रियों द्वारा भी मार्ग ढूंढने में समुद्र में मदद करता है। यह गाइडेड मिसाइल को भी पूर्व निर्धारित लक्ष्य पर मार करने में मदद करता है। मतलब मिसाइल में ना पहले से उसमें लोकेशन फिक्स कर देते कि पाकिस्तान के बालाकोट में जाके बम पटकना है। पाकिस्तान में है ना बालाकोट या लाहौर में, वहीं जाके मारेगा बम, पहले से सेट कर देंगे जीपीएस की मदद से। 13 प्रिज्मेटिक कंपास किसे कहते हैं? यह एक गोल डिबिया है। डिबिया नामा यंत्र होता है, यंत्र जिसकी सुई हमेशा चुंबकीय उत्तर की ओर संकेत करती है। यह दो प्रकार का होता है, सूखा यानी ड्राई और तरल यानी लिक्विड। तो मुख्यतः तरल प्रिज्मेटिक कंपास का प्रयोग होता है, जिसका पूरा नाम होता है लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क III अल्फा। अभी सेना में ना तरल लिक्विड वाला यूज करते हैं ज़्यादा। 14 कंपास का उपयोग भैया 5 नंबर का 5 उपयोग डिग्री मापने में, रूट मार्च पता करने में, मैप सेट करने में, ओन पोजीशन निकालने में, दिशा ज्ञात करने में, और यह चुंबकीय उत्तर यानी मैग्नेटिक नॉर्थ को दिखाता है। कोई 5 लिख देंगे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, 3 तरह से पूछता है कि सर्विस प्रोटेक्टर किसे कहते हैं, इसके कोई 4 उपयोग लिखो। ये पूछेगा सेवा रक्षक का क्या प्रयोग, इसमें तो आप पक्का फंस जाओगे। सेवा रक्षक सर्विस प्रोटेक्टर का हिंदी होता है। नेक्स्ट सर्विस प्रोटेक्टर का उपयोग, पहले इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। हाथी दांत प्लास्टिक, लकड़ी या पट्टे आदि का बना हुआ आयताकार यंत्र होता है जो कि नक्शे पर मुख्यतः दिक्मान खींचने व नापने में प्रयोग किया जाता है। यह 6 इंच लंबा एवं 2 इंच चौड़ा होता है। 6 छूट गया। सेना में इस समय आयताकार सर्विस प्रोटेक्टर मार्क अल्फा, III अल्फा और मार्क IV अल्फा का अधिक प्रचलन है। सर्विस प्रोटेक्टर 2 प्रकार का, मार्क III अल्फा, मार्क IV अल्फा। अब इसके 4 उपयोग बताते हैं। ऑन पोजीशन निकालने में, जीआर यानी ग्रिड रेफरेंस निकालने में, मैप पर दूरी निकालने में, स्केल का काम करते हैं, और बियरिंग निकालने में। कोई 4 लिख देंगे। अब भैया मानचित्र की कमी बता। ये सब ना तो आपको बुक में मिलेगा ना कोई पढ़ाएगा, एग्जाम में पूछ देगा। डीमेरिट्स ऑफ मैप, कोई भी मानचित्र अप टू डेट नहीं हो सकता। नेक्स्ट मानचित्र कागज पर पैमाना मानकर बनाया जाता है, अतः जमीन की सभी आकृतियों, अतिथि नहीं है, सभी आकृतियों को दर्शाना संभव नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक नेविगेशन पार्टी मैप रीडिंग का। नेविगेशन पार्टी क्या है? तो नेविगेशन पार्टी एक छोटी सी टोली होती है जिनमें मुख्य रूप से 3 व्यक्ति होते हैं। यह पार्टी बड़ी से बड़ी पार्टियों को रास्ता दिखाती हुई एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है और वापस लाती है। यह लक्ष्य पर यानी ऑब्जेक्टिव पर पहुंचाने के लिए कई सीमा में होकर गुजरती है। नेविगेशन पार्टी का डेफिनेशन मेरे एग्जाम में भी पूछा था। नेविगेशन पार्टी 18 नेविगेशन पार्टी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सामान, ये भी पूछा था। इसका होगा सेट किए गए अलग अलग कंपास, कंकड़ पत्थर या रस्सी, चमकने वाली छड़ी, ब्लैक आउट की हुई टॉर्च, सफ़ेद कपड़ा या चमकने वाला प्लाईवुड, काला कंबल, अलग अलग मार्चिंग चार्ट, गड्ढा नापने के लिए डंडा। कोई 5 लिखेंगे, मैंने आपको 8 बताई। सब आंसर इसका मिलेगा नहीं बुक में। नेक्स्ट 19 नेविगेशन पार्टी की संरचना यानी बनावट, स्ट्रक्चर। इसकी संरचना इस प्रकार, सबसे पहले गाइड, यह एक चमकीली छड़ी और सेट कंपास लेकर सबसे आगे चलता है। सेकंड सहायक गाइड, यह पीठ पर सफ़ेद कपड़ा बांधकर गड्ढे और नाले की गहराई नापने वाली छड़ी लेकर दूसरे स्थान पर। थर्ड रिकॉर्डर, यह एक अन्य सेट कंपास और जेब में कंकड़ लेकर चलता है जिन्हें यह दूरी मापने में प्रयोग करता है। लास्ट स्काउट, सबसे पीछे स्काउट चलते हैं जिनकी संख्या मार्ग में किए जाने वाले कार्यों के अनुसार 2 से लेकर 4 तक होती है। अब अगर आपसे पूछ देगा, मैंने अलग से नहीं बताया कि नेविगेशन पार्टी में कौन कौन से लोग होते हैं। नेविगेशन पार्टी की कितनी पार्टी होती है? तो 4 पार्टी, गाइड, सहायक गाइड, रिकॉर्डर, स्काउट। ठीक है, तो आप ये भी याद रखना। नेक्स्ट ग्रिड किसे कहते हैं? 10 नंबर का। तो नक्शे पर लंबवत और क्षैतिज, ये क्षैतिज नहीं क्षैतिज है, लंबवत और क्षैतिज चलने वाली गुलाबी लाल रेखाओं का जाल बिछा होता है। इनमें से कुछ रेखाएं उत्तर और दक्षिण में और कुछ पूर्व और पश्चिम में जाती हुई प्रतीत होती हैं। यह रेखाएं संपूर्ण मानचित्र पर छोटे छोटे वर्गों का आकार यानी स्क्वायर बनाती है। इन रेखाओं को ग्रिड कहते हैं। इनकी मदद से किसी भी स्थान विशेष को मानचित्र पर सरलता से दर्शाया जा सकता है। परफेक्ट डेफिनेशन है। 21 रात और दिन में उत्तर दिशा कैसे ज्ञात करेंगे? इसमें ध्यान दीजिएगा भैया, क्वेश्चन को यूनिक बना दिया। रात का अलग, दिन का अलग, एक कॉलम रात का, एक दिन का। रात में तारों द्वारा,
ईदगाह द्वारा, मस्जिद, कंपास द्वारा, जीपीएस द्वारा, दिन में घड़ी विधि, सूर्य विधि, पेड़ के पत्तों द्वारा। 22 क्वेश्चन को दो तरीके से पूछता है, या तो पूछेगा कंपास के बिना उत्तर दिशा ज्ञात करने के तरीके लिखो 5 नंबर का, या पूछेगा बिना कंपास की मदद से आप दिन में उत्तर दिशा का पता कैसे लगा सकते हैं 10 नंबर का। सूर्य विधि, कब्रिस्तान द्वारा, मंदिर द्वारा, मस्जिद द्वारा, पेड़ विधि, तारों द्वारा, जीपीएस द्वारा, कोई 5 लिख देंगे। नेक्स्ट ऑप्शनल, कंपास में कितने डिग्री तक पढ़ा जा सकता है? 360 डिग्री तक। पीओ का अर्थ पोस्ट ऑफिस, एलजी का अर्थ लैंडिंग ग्राउंड। मानचित्र पर रोड को दर्शाने के लिए किस रंग का प्रयोग करते हैं? तो लाल रंग का। नेक्स्ट 24, मानचित्र पर विभिन्न रंगों का प्रयोग, मतलब किस रंग का प्रयोग किस लिए करते हैं भैया? तो हरा रंग का वनस्पति के लिए, काला लाल रंग का मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए, नीला रंग का जलीय आकृतियों के लिए, भूरा रंग धरातलीय आकृतियों के लिए, पीला रंग कृषि वाली भूमि के लिए। नेक्स्ट, कंटूर क्या है वर्णन लिखो। मैंने कंटूर किसे कहते हैं? मानचित्र पर समोच्च रेखा या फिर वैसी रेखा जो भूमि की सतह पर एक काल्पनिक रेखा को निरूपित करने वाली रेखा है, जिनमें से सभी बिंदु एक डेटम प्लेन से समान ऊंचाई पर होते हैं। ये आपको समझ नहीं आया होगा, नहीं आया ना? तो अभी थोड़ी देर पहले पीछे में फिल इन द ब्लैंक्स में था, कंटूर किसे कहते हैं? तो ध्यान देंगे, कंटूर मानचित्र पर एक ऐसी काल्पनिक रेखा, मानचित्र पर भूरे रंग की एक रेखा जिसका इस्तेमाल किसी भी ऑब्जेक्ट का समुद्र तल से ऊंचाई को दिखाने के लिए करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं कंटूर। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है? जिनको ये याद हो जाएगा आप याद कर लेंगे, नहीं तो जो मैंने इजी वाला बताया वो वाला। निम्न का पूरा नाम, कंपास का लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क III अल्फा, सर्विस प्रोटेक्टर का सर्विस प्रोटेक्टर मार्क III अल्फा, जीपीएस का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। 27, सर्विस प्रोटेक्टर की लंबाई और चौड़ाई 6 इंच लंबाई, 2 इंच चौड़ाई। अब ये देखिए, ये मेरे टाइम में पूछा था, बहुत डिफिकल्ट, हमने इसका आंसर नहीं दिया था, और ये ना किसी पीआई सर को भी नहीं आएगा जल्दी, एक जेसीओ साहब ने बताया था। समुच्चताओं को प्राप्त करने की विधि, मतलब रिलेटिव हाइट्स को प्राप्त करने के तरीके, अनुप्रस्थ काट विधि 4 विधि होती है, वर्ग विधि, प्रत्यक्ष विधि, टेकोमेट्रिक, इंग्लिश में ट्रांसवर्स कट मेथड, स्क्वायर मेथड, डायरेक्ट मेथड, टेकोमेट्रिक मेथड। 29, जीआर निकालते समय कौन से लाइन का नंबर पहले लेते हैं? स्टिंग लाइन का। अब ये जो आपको दिख रहा है ना फॉर्मूला, 4 फिगर 6 फिगर कैसे निकालते हैं? ट्रिक है, ये फॉर्मूला पे याद रखेंगे। 4 फिगर जीआर निकालने को बोलते हैं 6 फिगर जीआर, मैं क्लास में बता दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा तो समझ लेना। 4 फिगर नंबर ऑफ कॉलम प्लस नंबर ऑफ रो, 6 फिगर नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ लाइन लेफ्ट टू राइट, मतलब 2 बार नंबर ऑफ कॉलम प्लस नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ लाइन डाउन टू अप। मैंने ना इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, हाउ टू फाइंड 4 फिगर 6 फिगर, देखना समझ में आ जाएगा। 31, हाथ से हम कितने डिग्री तक माप सकते हैं? 19 डिग्री। रात के समय मार्चिंग करने के लिए किस चार्ट का इस्तेमाल करते हैं? नाइट मार्च चार्ट का। डेड ग्राउंड किसे कहते हैं? टारगेट और देखने वाले के बीच की दबी हुई जमीन को डेड ग्राउंड। डेफिनेशन पूछा है 6 नंबर का। पहाड़ियों की किसी श्रृंखला से अलग एक छोटी पहाड़ी जिसका आकार और ऊंचाई अपेक्षाकृत कम होते हैं नॉल कहलाती है, या एक पृथक पहाड़ी को नॉल कहते हैं या टिल्ला। क्रेस्ट, किसी पहाड़ी अथवा पर्वतमाला की चोटी को उसका क्रेस्ट यानी शिखर कहते हैं। ड्यून, हवा के वेग से रेत और मिट्टी आदि के एक बड़े ढेर अथवा टीले के रूप लेना ड्यून निर्माण कहलाता है, ड्यून कहलाता है। सर्विस प्रोटेक्टर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डेफिनेशन याद करना, स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी। मानचित्र को सेट कैसे करते हैं? पहले भी बता दिया हूं कि सबसे पहले मैप को नीचे रख दें, कंपास को उठाएं और उसके हेयर लाइन को मैप के काले लाइन के सीधे में रखें और मैप को धीरे धीरे अपने दाएं और तब तक घुमाएं जब तक मैप की काली लाइन, हेयर लाइन और कंपास की सुई जो मैग्नेटिक उत्तर को दर्शाती है एक सीध में ना आ जाए। जब यह तीनों एक सीध में आ जाए तो समझ लीजिए आपका मैप सेट हो गया। सीधी बात, TN, MN और GN को एक सीध में कर देना मैप सेट कहलाता है। 37, मानचित्र पर अपने ओन पोजीशन कैसे निकालना है? रिटर्न में पूछता है, इसका ना मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ भाई, उसके लिए सॉरी है, ठीक है? इसका वीडियो ना मैं नेक्स्ट ईयर अवेलेबल कराऊंगा। ओन पोजीशन निकालना, टाइम नहीं मिला था। तो मानचित्र ओन पोजीशन, कंपास द्वारा अपनी स्थिति ज्ञात करने के लिए मानचित्र और जमीन पर 2 या
3 प्रसिद्ध स्थल चुनिए जो पृथ्वी और मानचित्र दोनों पर हो, मतलब ऐसी आकृति जो जमीन पर भी हो, मैप पर भी हो, और उनकी चुंबकीय बेरिंग मैग्नेटिक बेरिंग निकालिए तथा बैक बेरिंग निकालें, फिर उसे ग्रिड बियरिंग में बदलें और इनके बैक बियरिंग ज्ञात करके सर्विस प्रोटेक्टर की मदद से सरल रेखा द्वारा उन्हें मिला। ये जहां एक दूसरे को काटे उसे अपनी ऑन पोजीशन समझे, वहीं आपका ऑन पोजीशन है, मतलब जहां पर आप हो उसका 6 फिगर निकालें, इसे रिसेक्शन विधि कहते हैं। इसे भी स्क्रीनशॉट ले लो। पारंपरिक संकेत मैंने ना ग्रुप में पीडीएफ भी सेंड किया था, आप लोग मैसेज कर देंगे कि सर कन्वेंशनल साइन वाला पीडीएफ फिर से सेंड कर दो ग्रुप में, याद कर लेना, सारे पूछे के पीडीएफ है उसमें। सर्वे ट्री का, पुल यानी ब्रिज का, चर्च का ये स्क्रीनशॉट ले लो, मस्जिद का ये, इन्फेंट्री बटालियन हेडक्वार्टर का ऐसे होता है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। सर्वे ट्री का ऐसे, ब्रिज का सेम, ये बार बार पूछा, बटालियन मुख्यालय, इन्फेंट्री प्लाटून, एलएमजी, ये ना मैंने बनाया है, मेरी पेंटिंग देख रहे हैं कितने अच्छे से बनाया हूँ, आराम से, मेरी पेंटिंग बहुत गंदी है। मंदिर का इस तरह से, ईदगाह, लेकिन अच्छा बना दिया हूँ ना साफ साफ। सर्किट हाउस का CH लिखते हैं, बगल में बॉक्स ऐसे। पक्की सड़क का ऐसे, कच्ची सड़क का इस तरह से, रूढ़ी चिन्ह बनाओ, ये सब पूछा गया, ठीक है। कब्र, रेलवे ट्रैक, पुल, पुलिस स्टेशन, कंटूर्स जो यहाँ पे है आप देख लेंगे स्क्रीनशॉट लेके। निम्नलिखित के मिलिट्री सिंबल का चिन्ह बनाइए, यहाँ पे है ये सारे, इन्फेंट्री सेक्शन, इन्फेंट्री बटालियन, LMG, 51 मोटर, एंटी एयरक्राफ्ट गन, तो ये सारे हैं। नेक्स्ट, अब आपका भैया आ गया टॉपिक FC एंड BC, यानी पूरा बोले तो फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट। 2 तरह से क्वेश्चन पूछता है। सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखो, 5 से 10 नंबर का, या पूछेगा खंड गठन के प्रकार, ये तो आप समझ लेते हो। सेक्शन फॉर्मेशन जैसे पूछता है खंड गठन, आपका गठन हो जाता है, आपका खंड हो जाता है, दिमाग का समझ नहीं पाते क्योंकि आप पढ़ते नहीं है, तो दोनों एक ही है, खंड गठन मतलब सेक्शन फॉर्मेशन, ये 6 प्रकार का होता है। फाइल फॉर्मेशन, सिंगल फाइल फॉर्मेशन, डायमंड फॉर्मेशन, स्पीयर हेड फॉर्मेशन, एरो हेड फॉर्मेशन, एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन, ठीक है। दूरी अनुमान लगाने के किन्हीं 5 विधि को लिखे, 6 प्रकार, इकाई का तरीका, दिखाई का तरीका, सेक्शन का औसत विधि, किरेंज विधि, ब्रैकेटिंग विधि, हाविंग विधि। अब इसको ध्यान, इसमें एक अलग तरीके से पूछता है, फासले का अनुमान लगाने का तरीका, सेम क्वेश्चन है, लिख देंगे पूरा। चीजें क्यों दिखाई देती है, या पूछेगा, 2 तरह से पूछता है, ऐसे कौन से कारक हैं जिससे चीजों को दिखाई देते हैं, दोनों एक ही है, देखिए कितना डिफिकल्ट बना दिया दूसरा वाला। इसका आंसर लिखेंगे पूरा, 6S और 1M के सही से इस्तेमाल न करने से चीजें दिखाई देती हैं। इसमें 6S का मीनिंग लिखना पड़ेगा, शेप, शैडो, साइन, सरफेस, स्पेसिंग, सिलहट, और 1M का मूवमेंट। अब फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं पूरा FCBC का। खाली स्थान जमीन और हमारे लाभ के लिए हथियार का उपयोग करने की कला है, फील्ड क्राफ्ट। फोरग्राउंड कितने गज की दूरी पर है, 300 गज। जब पहाड़ी की तलाश होती है तो दूरी क्या होती है, अनुमान से ज्यादा। जब जमीन खुली हथेली के साथ कोण मापने कितना और बंद मुट्ठी उपाय कितना, 19 डिग्री और 8 डिग्री। आड़ कितने प्रकार की होती है, 2। चालों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, मूवमेंट को 2 भाग, हाथ से, हथियार से। 7 कैमोफ्लेज ऐसी कला है जिसका इस्तेमाल कर क्या हासिल किया जाता है, कंसीलमेंट। 8 कितने गज पर मनुष्य का सिर एक बिंदु की तरफ प्रतीत होता है, 600 गज। 9 टारगेट दिखाने के लिए किस हाथ का इस्तेमाल डिग्री बताने के लिए, तो बाएं हाथ का। हमेशा आड़ यानी कवर के किधर से देखें, ना कि इसके ऊपर से, पीछे से। भूमि और शस्त्र को अपनी सुविधा अनुसार प्रयोग करने की कला क्या कहलाती है, फील्ड क्राफ्ट, शॉर्ट में FC। 12 पैदल सेना की मूल रणनीति क्या है, इन्फेंट्री की मूल रणनीति, फायर एंड मूव, मारो और आगे बढ़ो। कूच के समय कौन सेक्शन की आंख और कान समझे जाते हैं, तो स्काउट को सबसे आगे चलता है। ब्रैकेटिंग किसकी विधि है, दूरी अनुमान लगाने की। तो भैया ये सारे क्वेश्चन पूछे गए, जिनको PDF परचेज करना होगा बता दिया हूँ किस नंबर पे मैसेज करना, 150 रुपीज़ में मात्र मिलेगा, ठीक है। अभी तो पहले 250 था, अभी एग्जाम में 2 दिन बचा है, 3 दिन। 15 आड़ के 2 प्रकार खाली स्थान और खाली स्थान है, नजर से आड़ और फायर से आड़। 16 स्काउट सेक्शन के खाली स्थान और खाली स्थान होते हैं, तो आंख और कान। 17 पेट्रोलिंग के कितने चरण पूछा है, प्रकार नहीं, मैंने पहले ना चरण में 2 बता दिया था, प्रकार समझ के गलत है। 3 चरण, तैयारी, संचालन और समीक्षा। 18 सेक्शन के आगे चलने वाले जवानों को क्या कहते हैं, स्काउट कहते हैं।
हाथ का खुला पंजा कितने डिग्री को अंकित करता है? 19 डिग्री को। दूरी मापने की कितनी विधियां? 6। सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं? 6। फायर ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं? 2। हाथ की मदद से कितना डिग्री पढ़ सकते हैं? 19। दिखाए के तरीके से कितनी दूरी तक अंदाजा लगा सकते हैं? 600 गज लिखना है, ये गलत है। 600 गज वाले सही है। फायर ऑर्डर देने की तरकीब क्या होती है? GRIT ग्रीट। 26। उपलब्ध जमीन तथा हथियारों का सर्वोत्तम इस्तेमाल करने की विधि को क्या कहते हैं? फील्ड क्राफ्ट। जमीन जो देखने वाले की नजर से छिपी हो क्या कहलाती है? डेड ग्राउंड। 28। हाथ द्वारा अधिकतम कितना डिग्री? 19 डिग्री। सेक्शन फॉर्मेशन 6 प्रकार के। 30। पेट्रोल कितने प्रकार का होते हैं? नाम लिखो। ऐसे पूछ दिया, फिल इन द ब्लैंक्स में नाम ही पूछ दिया ब्रैकेट में, इसको भी ध्यान देना है। पेट्रोल 2 प्रकार के, रेकी पेट्रोल और प्रोटेक्टिव पेट्रोल। 31। बुनियादी इन्फेंट्री चाल खालिस्तान और खालिस्तान है। फायर और मूव। खुले हाथ से कितना डिग्री नापा जाता है? 19 डिग्री तक। प्लाटून फॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार, 1 ऑफ फॉर्मेशन, 2 ऑफ फॉर्मेशन, 3 ऑफ फॉर्मेशन। 34। लक्ष्य दिखाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ग्रेड, GRAD। 5। सही और गलत, ट्रू फॉल्स। फर्स्ट, पेट्रोल 2 प्रकार का होता है। ट्रू। सेकंड, पेट्रोलिंग में दिन के समय ऊंची जमीन पर और रात के समय निचली जमीन पर चले। सही। थर्ड, पेट्रोल से वापस आते समय लड़ाई से बचने की कोशिश कभी नहीं करें, माने लड़ते लड़ते हैं। गलत है, लड़ोगे मार देगा दुश्मन। अम्बुश के समय दुश्मन पर सामने से वार करते हैं। गलत, छुप के वार करते हैं। 5th, अम्बुश का उद्देश्य दुश्मन से सूचना प्राप्त करना है। सही। 6, अम्बुश की कुल 5 पार्टियां होती है। गलत, 4 होती है। 7, चीजें रात के समय हरकत के कारण नहीं दिखती हैं। सही। 8, माइन लगाने वाली पार्टी को 8 भागों में बांटा गया। गलत। 9, हवाई हमले से बचने के लिए स्लिट ट्रेंच होते हैं। सही। 10, LMG के फायर ट्रेंच की बाहर की लंबाई 6 फीट होती है। सही। नेक्स्ट, फासला औसत से ज्यादा क्यों दिखाई देता है? मतलब कब दिखता है? जब कम प्रकाश हो, सूर्य देखने वाले के सामने हो, घाटी से होकर देख रहा हो, लक्ष्य का आकार जब निकट की वस्तु से छोटा हो, जब देखने वाला ऊपर से नीचे की ओर देख रहा हो, और जब देखने वाले तथा लक्ष्य के बीच उठी हुई जमीन हो, मतलब ऊपर से उठा हुआ। ठीक है, जमीन। 7, फासला औसत से, ये क्वेश्चन 2 तरह से पूछता है, ये बहुत डिफिकल्ट बना दिया। फासला औसत से कम कब दिखाई देता है? 10 नंबर का। या पूछेगा चीजें छोटी क्यों दिखाई देती है? अब इसमें आप सोचोगे चीजें क्यों दिखाई देती है, पूछ दिया, 6 वाला लिख दोगे? नहीं, चीजें छोटी क्यों दिखती है मतलब औसत से कम कब दिखती है? तो जब सूर्य देखने वाले के सामने हो, पीछे हो, जब देखने वाला नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा हो, जब लक्ष्य का आकार निकट की वस्तु से बड़ा हो, देखने वाले तथा लक्ष्य के बीच दबी हुई जमीन हो और अधिक प्रकाश का होना, चीजें छोटी दिखाई देती है। 8, जमीन विवरण के लिए प्रक्रिया क्या है? फोरग्राउंड, मिडिल ग्राउंड, नियर ग्राउंड। 3, आसान लक्ष्य के संकेत के क्या तरीके हैं? इसको ग्रेड से याद रखते हैं। G फॉर ग्रुप, R फॉर रेंज, A फॉर रेड, D फॉर डिस्क्रिप्शन। 10, फायर कंट्रोल ऑर्डर की तरकीब लिखो। इस तरकीब को याद रखने के लिए ग्रिड शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें G फॉर ग्रुप, R फॉर रेंज, I फॉर इंडिकेशन ऑफ टारगेट और T से टाइप ऑफ फायर होता है। 11, फील्ड क्राफ्ट एवं बैटल क्राफ्ट को विस्तार से लिखिए। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट जल्दी से सभी लोग पढ़ लेना, मोस्ट PBI है ये भी, BC से लाभ उसी में कहा है। 12, पेट्रोल के विभिन्न प्रकार के बारे में बताना है। आप लोग केवल टाइप्स लिख के छोड़ देते हो, उसके बारे में बताना है। 6 नंबर का, यह 2 प्रकार का होता है, रेगी पेट्रोल और प्रोटेक्टिव पेट्रोल। तो इसके बारे में बताना है। तो रेगी पेट्रोल दुश्मन की स्थिति, तैयारी और इरादों की जानकारी एकत्र करता है। दुश्मन की पहचान, भौगोलिक और तकनीकी जानकारी एकत्र करता है। दुश्मन की प्रवृत्ति और प्रकृति के विषय में जानकारी एकत्र करता है। अब आते हैं प्रोटेक्टिव पेट्रोल का कार्य। दुश्मन के पेट्रोल को अपनी सेना और क्षेत्र की जानकारी एकत्र करने से रोकता है। दुश्मन के आगमन की पूर्व सूचना भेजता है, शत्रु को उलझा कर रखता है। और अस्वामिक भूमि यानी नो मैंस लैंड, जहां पे आदमी नहीं होते, बंजर भूमि, वहां पे कब्जा अधिकार बना कर रखता है। ठीक है। 13, 2 तरह से पूछा, जमीन कितने प्रकार की होती है उनके नाम लिखो। या पूछेगा विभिन्न प्रकार के मैदानों का नाम लिखो। तो भैया मैदान यानी जमीन 6 प्रकार के, समतल भूमि, ऊंची भूमि,
नीची भूमि, दबी भूमि, ढालू भूमि, टूटी फूटी भूमि। 14 रात्रि के समय फील्ड सिग्नल देने के तरीके लिखो। 5 नंबर का है, पूरा लिख देंगे। दिखाई देने वाली जगह पर हाथ और हथियार से, ना दिखाई देने वाली जगह पर आवाज़ से, रेडियो सेट, रस्सी, केबल और जो सुविधा हो, तीनों लिखेंगे पूरा। 15 फायर कंट्रोल ऑर्डर कितने प्रकार का होते हैं, नाम लिखो। फायर कंट्रोल ऑर्डर 4 प्रकार का, मौके का, तैयारी का, सूक्ष्म फायर, पूरा फायर। 16 अम्बुश कितने प्रकार का होते हैं, इनके पार्टियों का नाम लिखो। 2 प्रकार का, मौके का, तैयारी का। इनकी 4 पार्टी होती है, स्काउट्स, कवरिंग, स्टॉप्स, रिजर्व। 17 आड़ के प्रकार के यानी कवर का प्रकार, तो कवर 2 प्रकार का होता है। क्वेश्चन 5 नंबर का है भाई, ध्यान दे, नंबर के अनुसार आंसर देना है। कवर के प्रकार क्या है, तो 2 प्रकार, नजरी आड़, फायर से आड़। 5 नंबर 2 नंबर देगा इस पे, इतना लिखने पे जो क्वेश्चन पूछा है। अब इसके बारे में लिख देंगे। नजरी आड़ वे आकृतियां जो शत्रु की नजर से बचाती है, जहां छिपकर दुश्मन के ऊपर निगरानी रखा जा सके और उसकी नजरों से बचा जा सके। जवान को कवर का प्रयोग सोच समझकर सावधानीपूर्वक करनी चाहिए। इसका एग्जाम्पल झाड़ी, वनस्पति या टूटी फूटी जमीन। सेकंड फायर से यानी फायर फ्रॉम कवर, वे आकृतियां जो शत्रु के फायर और नजर से बचाती हैं, दीवार, बड़ा पेड़ इत्यादि। 18 फील्ड सिग्नल के कौन कौन से सिद्धांत तरीके हैं, 3 तरीके, हाथ द्वारा संकेत, शस्त्रों द्वारा, सीटी द्वारा। 5 हाथ के संकेत, 5 पूछा, निम्नलिखित है। तेज चाल, लेट जा, जैसे थे, आगे बढ़, फैल जाओ, थम, मेरे पीछे चल, दौड़कर चल, पीछे घूम, शत्रु पीछे लौट रहा। कोई 5 लिख देंगे। 20 ये सारे क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आपको कभी नहीं पढ़ाया गया होगा, ना किसी बुक्स में मिलेगा। अच्छे से याद कीजिएगा, एक बार में तो होगा नहीं पूरा, 4 बार 10 बार, कम से कम 10 बार पढ़ लेना, ठीक है, पूरा रट लेना, 3 दिन टाइम है। स्काउट के कार्य क्या होते हैं, यह दुश्मन के मुमकिन आने वाले रास्तों पर लगाए जाते हैं। अच्छी फायरिंग पोजीशन चुनना, पूर्व सूचना देना, फील्ड सिग्नल के बारे में जानकारी रखना, पहल करना, अच्छा निशाना होना, जमीन का सही इस्तेमाल और अच्छी यादाश्त होना, माने यादाश्त मजबूत होना। कोई 5 लिख देंगे। फील्ड क्राफ्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल होते हैं, ये भी पूछा, यानी फील्ड क्राफ्ट टॉपिक में कौन कौन से टॉपिक होते हैं, तो दूरी अनुमान लगाना, आड़ लेना, छलावरण एवं छिपाव यानी कैमोफ्लेज एंड कंसीलमेंट, लक्ष्य को पहचाना तथा संकेत देना, गोलीबारी और चाल यानी फायर एंड मूव, और फील्ड सिग्नल्स। कोई 5 लिख देंगे। 22 आड़ के सही उपयोग के किसी भी 5 बुनियादी बातों को लिखे, जहां छिपकर, मतलब कवर का सही उपयोग बताना कैसा होना चाहिए, जहां छिपकर दुश्मन के ऊपर निगरानी रखी जा सके, वह सुगमता से उसके ऊपर फायर डाला जा सके, जहां से शत्रु की निगरानी और उसके फायर से बचा जा सके, जहां सुगमता से आगे बढ़ा जा सके, जहां काफी समय तक आरामदेह स्थिति में रहा जा सके। 5 पॉइंट लिख देंगे। 23 संक्षिप्त टिप्पणी करें। पेट्रोलिंग, पैदल अथवा किसी हल्के वाहन पर घूमते हुए किसी क्षेत्र की निगरानी करने को पेट्रोलिंग कहते हैं। समझा दिया क्लास में बहुत बार। एम्बुश, चलती फिरती थोड़ी देर रुकी हुई दुश्मन की टुकड़ी पर अचानक हमला करना अम्बुश कहलाता है, ये भी बता दें। अम्बुश करके तुरंत उस जगह को खाली कर देना। 3 सी रेड, सैनिकों, जहाज या विमानों द्वारा दुश्मनों पर एक छोटा अचानक हमला और अपराधियों या अवैध सामान की तलाश में पुलिस का अचानक दौरा। कौन लिख देंगे दोनों में से। 24 चाल के प्रकार बताओ। 2 बिना हथियार का यानी विथ वेपन, विदाउट वेपन। अब बिना हथियार का 7 प्रकार, इसे प्रैक्टिकल में पूछता है, रिटर्न में भी। बंदर की चाल, बिल्ली की चाल, बिल्ली के बच्चे की चाल, चीते की चाल, पेट के बल लेटकर, लुढ़क कर, सामान्य चाल। हथियार के साथ 4 प्रकार का चाल, बंदर की चाल, बिल्ली की चाल, लुढ़क कर, सामान्य चाल। अम्बुश किसे कहते हैं भैया, अम्बुश का डेफिनेशन अभी बताया था कि गतिमान अथवा ठहरे हुए दुश्मन पर छिपकर अचानक हमला करना अम्बुश कहलाता है। अम्बुश लगाने की कार्यवाही में अचानक हमला करके वहां से तुरंत निकल जाना होता है। अम्बुश लगाने की सर्वश्रेष्ठ विधि शत्रु को भ्रमित करना और उस पर हमला करना होता है। नेक्स्ट, अम्बुश यानी घात के उद्देश्य बताने, 3 नंबर का, 26 नंबर। गोपनीय जानकारी एकत्र करना, शत्रु की संख्या कम करना, शत्रु को अधिकाधिक परेशान करना, तीनों पॉइंट लिख देंगे। 27 अम्बुश की विशेषताएं लिखो। ये देख रहे हैं अम्बुश से ही 75 क्वेश्चन है। अम्बुश की विशेषता, सरप्राइज, पक्का इरादा, कंट्रोल पावर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल, ऊंचे दर्जे की सिखलाई, सादगी, सेल्फ डिफेंस। कोई 5 लिख देंगे। सेक्शन फॉर्मेशन ड्रिल से फायदा और नुकसान बताइए। सब बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, डिफिकल्टी पैदा करता है, जल्दी नहीं पूछता, पूछेगा तो क्रॉस लगा देगा।
तो पढ़ लेना, किसी बुक में नहीं मिलेगा। सेक्शन फॉर्मेशन ड्रिल और फायदा और नुकसान, तो फायदा मोबिलिटी आसान, फ्लेक्सिबिलिटी आसान, समय की बचत, कंट्रोल कमांड आसान, टास्क को पूरा करने में सुविधा, फायर पावर ज़्यादा। नुकसान सरप्राइज की कमी, समय के अनुसार ढलने में मुश्किल, अटैक प्लान में कमी और हवाई खतरा। लिख देंगे। अब ये देखिए, अभी अम्बुस ही चल रहा है। अम्बुस के क्या क्या टारगेट हो सकते हैं? 5 नंबर का पूछता है, 5 पॉइंट लिखना है। टारगेट ऑफ अम्बुस, एम्यूनेशन ले जाने वाली गाड़ियाँ, अगला पोजीशन को राशन ले जाने वाली गाड़ियाँ, रोड या पुल प्रोटेक्शन पार्टी, सिग्नल लाइन या रिजर्व पार्टी, एक ही रास्ता इस्तेमाल करने वाली पेट्रोल पार्टी जो दुश्मन का होगा, वाटर पॉइंट को जाने वाली पार्टियाँ, एलपी या ओपी को लिस्निंग पोस्ट, ऑब्जर्वर पोस्ट को जाने वाली पार्टियाँ। कोई 5 लिख देंगे, कहीं नहीं मिलेगा ये सब, पीडीएफ में सारे अवेलेबल है, ठीक है। 30, अम्बुस किस उद्देश्य से लगाते हैं भैया? तो फर्स्ट, दुश्मन के जवान और गाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए। सेकंड, जरूरी खबर हासिल करने के लिए। थर्ड, दुश्मन को इस प्रकार से तंग करना या डराना कि वह अपने बचाव के लिए पूरी सेना को जमीन पर डिप्लॉय कर दे, यानी सरेंडर कर दे, जैसे सैम मैनेक्सा ने कराया था। 31, आड़ यानी कवर से आप क्या समझते हो? डेफिनेशन, वैसी आकृतियाँ या जगह जहाँ शत्रु की नज़र से और उसके फायर से बचा जा सके तथा दुश्मन के ऊपर सुगमता से निगरानी रखा जा सके और फायर डाल सके, उसको कवर कहते हैं। 32, अब भैया अच्छे आड़ की विशेषता बताओ। 3 नंबर का 3 पॉइंट, तो जहाँ छिप कर दुश्मन के ऊपर निगरानी रखी जा सके और उसके ऊपर फायर डाला जा सके, जहाँ से शत्रु की निगरानी में फायर से बचा जा सके, जहाँ से सुगमता से आगे बढ़ा जा सके, जहाँ काफ़ी समय तक आरामदेह स्थिति में रह जा सके। कोई 3 लिख देंगे, पूरे याद करना और अपने अपने एनसीसी ग्रुप और फ्रेंड्स को शेयर कर देना कि बेटा ये 2 वीडियो ना रट्टा मारो, प्रैक्टिकल वाला भी। कैमोफ्लेज क्या होता है? यह कृत्रिम वस्तुओं के प्रयोग से खुद को छुपाने की कला होती है, कैमोफ्लेज। 34, दो तरीके से पूछता है। छिपाव क्या होता है यह पूछेगा, छिपाव से आप क्या समझते हैं यह पूछेगा, कंसीलमेंट से क्या समझते हो, तीनों सेम क्वेश्चन। कंसीलमेंट, यह प्राकृतिक दृश्य व आकृतियों की मदद से शत्रु की दृष्टि और गोलीबारी से छिपने की कला है। लड़ाई में कंसीलमेंट का मुख्य उपयोग उद्देश्य अचानक छिपकर हमला करना या अपने आप को बचाना होता है। 35, कैमोफ्लेज और कंसीलमेंट करते समय वक्त में ध्यान में रखने वाली कौन कौन सी बातें हैं? आकार, छाया, परस्पर, हरकत, चमक स्थिति, विषमता, ध्वनि स्वर आदि। कोई 5 लिख देंगे। 36, फील्ड क्राफ्ट क्या है? स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, जहाँ पे हम लोग उपलब्ध जमीन और भूमि का शस्त्र का इस्तेमाल करना सीखते हैं, फील्ड क्राफ्ट। इस तरह कुछ लिख देंगे, ठीक, पढ़ लीजिएगा। फील्ड क्राफ्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? 5 नंबर का, तो 5 पॉइंट लिखना पड़ेगा। इसके 5 मुख्य उद्देश्य हैं जिसे 5F के नाम से जानते हैं। फील्ड क्राफ्ट, ढूंढना, पीछा करना, मूर्ख बनाना, फंसाना और गोली चलाना। 38, फील्ड क्राफ्ट का महत्व पढ़ लीजिएगा। लॉन्ग आंसर को ना मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, पढ़ लेना, वीडियो लंबी हो जाएगी। पेट्रोलिंग क्या है भैया? पेट्रोलिंग किसे कहते हैं? तो पैदल चलकर अथवा किसी हल्के वाहन पर घूमते हुए किसी क्षेत्र की निगरानी करना ही पेट्रोलिंग कहलाता है। पेट्रोलिंग का उद्देश्य शत्रु के विषय में जानकारी प्राप्त करना और शत्रु की पेट्रोलिंग से अपने सैन्य इकाई का बचाव करना है। युद्ध के समय शत्रु सैनिकों की संख्या, हथियारों आदि का जानकारी का बहुत बड़ा महत्व होता है और यह जानकारी पेट्रोलिंग द्वारा प्राप्त की जाती है। परफेक्ट है। 41, टारगेट को ज्ञात करने के तरीके बताओ। आमरुख चुनकर, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर, जमीनी निशान द्वारा, हाथ के द्वारा, डिग्री के द्वारा। 42, सेक्शन फॉर्मेशन पर असर डालने वाली बातें कौन कौन सी है? जमीन, सेक्शन का काम, सेक्शन कमांडर की कंट्रोल की जरूरत, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फायर करने की जरूरत। कोई 3 लिख देंगे, 3 नंबर का है तो। 43, फायर ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं? 3, फायर निर्देश आदेश, फायर नियंत्रण आदेश और फायर प्लान ऑर्डर। 44, फायर कितने प्रकार का? तो 2 प्रकार, खुला फायर, डिस्ट्रीब्यूशन, सकेंद्रित यानी कंसंट्रेटेड, 2 ही होता है। 55, मैच द फॉलोइंग, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नीचे में आंसर है। मुझे ना खतरनाक वाली नींद आ रही, मैं फिर भी वीडियो बना रहा आपके लिए, बहुत 10 मिनट से नींद आ रही, बहुत खतरनाक। 46, फील्ड सिग्नल से आप क्या समझते हैं? तो 1 सेकंड पानी पी लेता हूं, ठीक है, फिर बताता हूं। युद्ध के समय मैदान में प्रायः
विभिन्न संकेत बोलकर देने के स्थान पर बिना आवाज किए अथवा सांकेतिक पक्षियों की बोली में सीटी बजाकर किए जाते हैं। अधिकतर विभिन्न प्रकार से हाथ हिलाकर राइफल दिखाए जाते हैं। फील्ड सिग्नल 3 प्रकार का होता है, हाथों द्वारा संकेत, शस्त्रों द्वारा संकेत और सीटी द्वारा। 47 प्लाटून फॉर्मेशन की संरचना बताएं। 5 नंबर का है। 1 ऑफ फॉर्मेशन, इस संरचना में प्लाटून का एक सेक्शन आगे और 2 सेक्शन पीछे चलते हैं। यह फॉर्मेशन आगे बढ़ने के लिए उत्तम है। सेकंड 2 ऑफ फॉर्मेशन, इस फॉर्मेशन में 2 सेक्शन आगे और 1 सेक्शन पीछे चलता है। यह फॉर्मेशन आक्रमण के लिए उत्तम है। थर्ड 3 ऑफ फॉर्मेशन, इस संरचना में तीनों सेक्शन साथ साथ चलते हैं। यह संरचना बड़ा आक्रमण के लिए उत्तम है, इसकी गोलीबारी की क्षमता अधिक है। बैटल प्रोसीजर से आप क्या समझते हैं? युद्ध की तैयारी करने की विधि है। इसके अंतर्गत एक सेना कमांडर रेकी करके योजना बनाता है, आदेश जारी करता है और युद्ध संबंधी कार्यों की सूची, मतलब लड़ाई में कौन कौन से काम, कौन कौन सामान जरूरत पड़ेंगे, सूची तैयार करता है। बैटल ड्रिल से आप क्या समझते हो? इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट याद कर लीजिएगा। बैटल ड्रिल। 50 बैटल ड्रिल का महत्व है। सूचना परिवहन, मौखिक आदेश, गोलीबारी और चाल। 51 गोलीबारी और चाल के सिद्धांत क्या है? अभी पढ़े गोली चाल, इसके बारे में पूछ दिया। इसका सिद्धांत, एक गोली एक जवान, शत्रु के सिर पर निशाना, कवरिंग फायर और आक्रमण के बीच न्यूनतम अंतराल। चाल के सिद्धांत, संगठित समूह में चलें, उचित संरचना बनाकर चलें, चलते समय एक बार में एक पैरी भूमि पर रखें, ये होगा। नेक्स्ट सेक्शन बैटल ड्रिल कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में। शत्रु द्वारा गोलीबारी किए जाने पर कार्यवाही करना, आक्रमण करना, शत्रु का पता लगाकर उसे बेअसर करना, सेक्शन फॉर्मेशन का पुनर्गठन मतलब फिर से बनाना। फील्ड डिफेंस से आप क्या समझते हैं? इसे हमने स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, सब एग्जाम में पूछे गए हैं। आमरुख किसे कहते हैं? तो आमरुख वह फर्जिया या काल्पनिक रेखा जो दिए गए जिम्मेवारी के इलाके को 2 बराबर भागों में बांटती है, आमरुख कहलाती है। 55 आमरुख चुनने का तरीका, तो आमरुख वैसी वस्तु को चुना जाता है जो दूर हो, मशहूर हो, चलने में मजबूर हो। 56 पेट्रोलिंग के 3 मुख्य चरण कौन कौन से होते हैं? तैयारी, संचालन, समीक्षा, प्रिपरेशन, कंडक्ट और डीब्रीफिंग, याद कर लेना। फायर कंट्रोल ऑर्डर क्या है? स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट सभी लोग। फायर यूनिट क्या होता है? फायर यूनिट उस हथियारबंद टोली को कहते हैं जो एक कमांडर के हुक्म से फायर करती है। आमतौर पर एक सेक्शन की एक टोली होती है। 59 फायर यूनिट कमांडर कौन होता है? तो यह वह कमांडर होता है जो फायर यूनिट को फायर का हुक्म देता है और उसके फायर पर कंट्रोल रखता है, उसे फायर यूनिट कमांडर बोलते हैं। फायर डायरेक्शन ऑर्डर क्या होता है? स्क्रीनशॉट ले लो। 61 फायर कंट्रोल ऑर्डर क्या होता है? यह वो हुक्म होता है जो एक फायर यूनिट कमांडर फायर डलवाने और उस पर काबू पाने के लिए फायर यूनिट को देता है। आर्क ऑफ फायर, यह वह इलाका होता है जिसके अंदर टारगेट को बर्बाद करने की जिम्मेवारी एक यूनिट को दी जाती है। यह इलाका बाएं और दाहिने हदों से जाहिर किया जाता है, उसे आर्क ऑफ फायर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 फायर कंट्रोल ऑर्डर के वसूल क्या होते हैं? फायर हमेशा दुश्मन को मार डालने, उसको डराने के लिए करें। एमुनेशन की बचत का ख्याल रखना चाहिए। फायर डिसिप्लिन का खास ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट 64 फायर कंट्रोल ऑर्डर कैसे देना चाहिए? 3 नंबर का, हुक्म साफ, धीरे और कम लफ्जों में देनी चाहिए। आवाज़ इतनी ऊंची कि सभी को सुनाई दे आसानी से। हुक्म हुक्म के तौर पर देनी चाहिए। हुक्म ठहर ठहर के देनी चाहिए ताकि जवान उस पर ध्यान दे सके और अमल कर सके, मतलब समझ सके। 65 बैटल प्रोसीजर से क्या समझते हैं? इसकी जरूरत कौन कौन सी है? स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना इसका, ठीक है। 66 ORF से क्या समझते हैं? O का ऑब्जेक्टिव, R का रूट, C से कवर, F से फायर, इसका याद कर लेना। ORF इसे जल्दी नहीं पूछा लेकिन एग्जाम में पूछा गया। फील्ड ऑफ फायर उस इलाके को कहते हैं जिस पर किसी भी दिशा में किसी हथियार का कारगर फायर डाल सकते हैं, फील्ड ऑफ फायर होगा। 68 सेक्शन फॉर्मेशन से क्या समझते हैं? सेक्शन फॉर्मेशन युद्ध के समय शत्रु सेना पर अधिकतम गोलीबारी करने, उनकी गोलीबारी की दिशा पहचानने व उसमें उससे बचाव करते हुए अपने सेक्शन पर पूरा नियंत्रण रखने की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के सेक्शन फॉर्मेशन बनाने की जानकारी होना अति आवश्यक है। प्रायः सभी सेक्शन फॉर्मेशन दिन के समय जवानों के मध्य परस्पर 15 से 20 गज की दूरी पर होनी चाहिए। इसके साथ साथ
जवानों को एक सीधी लाइन में चलकर टेढ़ी मेढ़ी लाइन में चलना चाहिए। कोई 5 लिख देंगे। 69 कैमोफ्लेज तथा कंसीलमेंट का मुख्य सिद्धांत। देख लो कितने पॉइंट्स बताया हूँ, 8 पॉइंट कहीं नहीं मिलेगा। वर्दी, हथियारों व गाड़ियों की चमक दमक तथा रूपरेखा मिटाकर शक्ल बदल देना, छाया का इस्तेमाल करना, क्षितिज रेखा से बचाव, धीरे चलना, आसपास की भूमि की रंग बदलना, अनावश्यक हरकत करना, पानी में अपनी छाया न पड़ने देना, कंसीलमेंट की वस्तुओं को समय तथा परिस्थिति के अनुसार बदलते रहना। कोई 5 लिख देंगे, 8 पॉइंट कहीं नहीं मिलेगा ये सब। नेक्स्ट टॉपिक इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट। फर्स्ट, इन्फेंट्री में इस्तेमाल किए जाने वाले 5 हथियारों का नाम। सेकंड है इन्फेंट्री सेक्शन हथियारों का नाम। तो इसमें जो है ना वो भी इसमें भी है, तो इसी को याद कर लेंगे। 5.56 mm इंसास राइफल, CMG यानी कार्बाइन मशीन गन, LMG लाइट मशीन गन, MMG मीडियम मशीन गन, RL रॉकेट लॉन्चर, 9 mm पिस्तौल, DSR ड्रैगुनो स्नाइपर राइफल होता है, और 13 मिनी फिलियर गन नहीं होगा, मिनी फिलियर। कोई 5 लिख देंगे। सेकंड, एक इन्फेंट्री सेक्शन हथियारों का नाम। इंसास राइफल, LMG, RL, 9 mm पिस्तौल, CMG। कोई लिख देंगे। थर्ड क्वेश्चन 3 तरह से पूछता है भैया, क्वेश्चन समझना। यही सब क्वेश्चन आपको ज्यादा समझना पड़ेगा, ठीक है। लॉन्ग आंसर जो एक ही क्वेश्चन 3-4 तरह से पूछता है आप फंस जाते हो। राइफल कंपनी के सपोर्ट हथियारों का नाम लिखो, या फिर पूछेगा इन्फेंट्री कंपनी के 4 सपोर्ट वेपन के नाम, या फिर इन्फेंट्री प्लाटून और कंपनी के सपोर्ट हथियार का नाम कौन कौन। 5 नंबर का कोई भी लिख देंगे 5। ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, 51 mm मोटर, 81 mm मोटर, रॉकेट लॉन्चर, LMG लाइट मशीन गन, MMG मीडियम मशीन गन, AGL ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर, AGS ऑटोमेटिक ग्रेनेड सिस्टम। पूरा याद रखना। 4 फिल इन द ब्लैंक्स। 7.62 mm SLR की कुत्तर, 7.62 mm संगीन के साथ 7.62 mm SLR की लंबाई 1397 mm, ठीक है। थर्ड, 7.62 mm SLR का वजन 5.1 kg। लेकिन अभी ना अगर आपसे ऑप्शन दे देगा तो ऑप्शन में 4.4 होगा तो 4.4 लिखेंगे, क्योंकि इसमें नहीं दिया भारी मैगजीन के साथ। 4 7.62 mm SLR का प्रभावी रेंज 300 गज। फिफ्थ, 7.62 mm SLR में कितने खांचे होते हैं। तो कोई भी राइफल हो 6 खांचे, 6 ग्रुप्स, ठीक है। 2 इंच मोटर का अधिकतम रेंज कितना गज है। 525 गज मैक्सिमम पूछा है, कारगर 25 गज। LMG की भारी मैगजीन का वजन कितना किलो होता है। तो 1.106 kg में पूछ रहा है। नेक्स्ट, LMG का बाइपॉड पर फायर करने का रेंज कितना होता है। 1000 गज। 9 7.62 mm SLR का रेट ऑफ फायर कितना राउंड प्रति मिनट है। 60 राउंड नॉर्मल, 20 राउंड नॉर्मल, 60 राउंड रैपिड, यानी 20 से 60 राउंड। 10 5.56 mm इंसास राइफल का रेट ऑफ फायर कितना राउंड प्रति मिनट। 60 से 150 राउंड, 60 नॉर्मल, 150 रैपिड। 11 7.62 mm SLR की मैगजीन में कितने राउंड आते हैं। 20 राउंड। 12 7.62 mm SLR का साधारण फायर रेट कितना राउंड प्रति मिनट है। 20 राउंड प्रति मिनट। 5.56 mm इंसास राइफल का कैलिबर कितना होता है। 5.56 mm। ध्यान दे आप लोग ना, पूरी वीडियो देखना, अच्छे से याद करना। और अभी फिर क्लास के बाद एक बार और, आज कम से कम 3 बार रिवीजन, एक बार सोते समय या फिर 2 बार काफ़ी है, ठीक है। अभी कर लो, एक क्लास के बाद। पार्ट फर्स्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से याद करना, प्ले लिस्ट में भी है। नेक्स्ट, जिनको PDF लेना होगा मैंने बता दिया है, PDF पेड कोर्स से पेमेंट कहाँ से करना है। और आप ना इस क्लास का लिंक अपने अपने NCC ग्रुप और फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर देना। 14 7.62 mm LMG राइफल का साधारण फायर रेट कितना राउंड प्रति मिनट। तो 20 राउंड प्रति मिनट। 15 84 RL रॉकेट लॉन्चर का बाइपॉड ऑफ फायर, 84 RL का साधारण फायर रेट कितना राउंड प्रति मिनट। 6 राउंड प्रति मिनट। 16 7.62 mm LMG राइफल का रैपिड रेट ऑफ फायर कितना राउंड प्रति मिनट। रैपिड 84 राउंड पर मिनट। 17 7.62 mm LMG का भार 9 kg 200 ग्राम। 18 इंसास राइफल का साइट रेडियस 235 मिलीमीटर, 470 mm डायमीटर। थल सेना की सबसे छोटी इकाई क्या है। सेक्शन। 20 एक इन्फेंट्री प्लाटून में कितने सेक्शन और एक सेक्शन में कितने जवान। 3 सेक्शन और 10 जवान।
21 इंसास के किस भाग में तेल नहीं लगाया जाता है? रिटोटिंग बोल्ट। बहुत डिफिकल्ट पूछा था पिछले साल, मुझे आंसर नहीं पता था, बट मैंने फिर ना पीआई सर से पूछ लिया। 7.62 mm ASLR का मजल वेलोसिटी कितना फीट प्रति सेकंड है? 2700 फीट। .22 राइफल का कारगर रेंज कितना गज है? 25 गज। 7.62 mm LMG कितने बड़े भागों में खोला जाता है? 5 बड़े भागों में। एक सेक्शन में राइफल ग्रेनेड कितने होते हैं? 4। नींद ना भाई बहुत खतरनाक आ रही है। मैंने नींद में ही इसका ना, यहाँ पे मैं कुछ बोला था, यहाँ पे इसका इसमें पढ़ रहा था तो नींद में था, बट ना पूरा बना लूंगा, ठीक है। आज अवेलेबल करा दूंगा शाम में 7:10 से, ये 7 बजे से। 9 mm कार्बाइन मशीन गन कितने किस्म तरीके से फायर कर सकती है? 2 तरीके से। 27। 7.62 mm ASLR की प्रभावी रेंज कितनी है? तो गज में 300 गज, मीटर में 275 मीटर। .22 इंच राइफल के मैगजीन में भरने वाले अधिकतम कितने राउंड है? 10 राउंड। .22 राइफल की फायर की सामान्य दर कितना राउंड प्रति मिनट है? 5 राउंड प्रति मिनट, नॉर्मल रेट ऑफ फायर। 30। 5.56 mm इंसास राइफल की फायर की स्थिति खालिस्तान और खालिस्तान है? 60 राउंड और 150 राउंड। 31। 7.62 mm LMG की अधिकतम सीमा बाइपॉड पर कितना गज और ट्राइपॉड पर कितना गज? तो बाइपॉड पर 1000 गज, ट्राइपॉड पर 2000 गज। अच्छे से याद करना। 7.62 mm ASLR की मारक क्षमता 1000 मीटर। 7.62 mm ASLR की कुत्तर 7.62 mm नीचे में आंसर, ठीक है। ये .22 इंच राइफल की मैगजीन में भरने वाले अधिकतम राउंड कितने हैं? 10 राउंड। अब आपका शुरू होता है ट्रू फॉल्स, पूरे ट्रू फॉल्स एक साथ अच्छे से याद करना, सही गलत बताना, ठीक है। सारे पूछे गए क्वेश्चन इसी में से आएंगे। 5.56 mm इंसास राइफल को भरना, खाली करना और मैग सेफ की कार्रवाई 7.62 mm ASLR की तरफ सेम है, सही है। सेकंड, LMG का बैरल 5 मैगजीन फायर करने के बाद बदलता है, गलत, 10 मैगजीन। थर्ड, स्टेन गन की अधिकतम सीमा 30 राउंड है, अधिकतम मैगजीन क्षमता, सही। HE ग्रेनेड एक हल्का हथियार है, सही। 551 mm मोटर का वजन 12 पाउंड होता है, सही। 6, 2 तरह से पूछता है क्वेश्चन भैया, ध्यान देना। 7.62 mm ASLR के किसी भी 5 सफाई सामग्री का नाम लिखें, या पूछेगा। सेकंड, हथियार निकालने और सफाई करने के लिए किसी भी 5 स्टोर का नाम लिखो। अब आप सोचोगे कि हथियार निकाले, स्टोर कौन सी पूछ रहा है, तो यही सामान पूछ रहा है। सेम क्वेश्चन है। उल्थरू चिंदी, तेल, दरी, रॉड, बॉडी ब्रश, चेम्बर ब्रश, वायर गज, सूती कपड़ा, हॉट वाटर, कोई 5 लिख देना, ठीक है। 10 याद रखना। निम्नलिखित का फुल फॉर्म लिखें। LMG का लाइट मशीन गन, ATGM का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, AGL का ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर, RL का रॉकेट लॉन्चर, ASLR का सेल्फ लोडिंग राइफल, RCL का रियल कॉम्बैट लीग। 8, NCC कैडेट्स को कितने पोजीशन से फायरिंग कराई जाती है? 3 पोजीशन से, लेट कर, खड़े होकर, घुटने के बल। 9, इंसास राइफल से कितने प्रकार का एमुनेशन फायर किया जाता है? नाम लिखो। 4 प्रकार, बॉल राउंड, ट्रेसर राउंड, ब्लैक राउंड, बैलिस्टिक राउंड। इसमें ध्यान दे, NCC कैडेट्स कितने पोजीशन से? बहुत जगह 4 पढ़ाते, तो आपके 4 पढ़ाए तो 4 लिखेंगे, 3 पढ़ाए तो 3। 10, 5.56 mm इंसास राइफल की 5 विशेषताएं लिखो। 5 विशेषता बस, यहाँ पे 10 है, बाकी 15 बता दूंगा। वजन में हल्का होता है, स्वदेश निर्मित यानी मेड इन इंडिया है, कैरी करने में आसान, इसमें 3 पोजीशन होती है, A R B, लंबाई छोटा होता है, ग्रेनेड फायर करने में सक्षम होता है इंसास, 10 सफाई का सामान बट में रख सकते हैं, बाकी राइफल के अपेक्षा कारगर रेंज ज़्यादा होता है, मैगजीन ट्रांसपेरेंट होता है, राउंड ऊपर से दिखता है, यह गैस के सिद्धांत पर काम करता है, एक बार कॉक करने पर 20 राउंड फायर करते हैं, यह ऑटो गन है, ये भी लिख सकते हैं। इसकी मारक क्षमता, कारगर रेंज 400 मीटर, नॉर्मल रेट ऑफ फायर 60 राउंड प्रति मिनट, रैपिड रेट ऑफ फायर 150 राउंड प्रति मिनट, मजल वेलोसिटी 900 मीटर प्रति सेकंड। तो 75 पॉइंट है, कोई 5 लिख देना, ठीक है। इसे आपको कहीं नहीं मिलेगा, बुक्स में भी नहीं, ना किसी के यहाँ मिलेगा, केवल तेजस के पास ही मिलेगा। बहुत मेहनत लगा, तो मेहनत से याद कीजिएगा। 3 साल आपने कुछ मेहनत नहीं किया, 3 दिन बचा है, 3 दिन में कम से कम 10 बार रट्टा मार लो, रट्टो अभी रट्टा मार लो पूरे देख के, दोनों पार्ट 1 पार्ट 2, A ग्रेड कन्फर्म। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे NCC ग्रुप में भी। 11,
एक सेक्शन में कितने जवान होते हैं, उनके पास कौन कौन से हथियार होते हैं? 10 नंबर का 10 जवान होते हैं। 5.56 mm इंसास, LMG, 84 mm RL, 99 mm पिस्तौल, CMG यानी कार्बाइन मशीन गन। LMG को खोलने का क्रम लिखो। तो LMG क्रम इस प्रकार है: पिस्टन ग्रुप, बैरल ग्रुप, बट ग्रुप, बॉडी ग्रुप, बाइपार्ट ग्रुप, यानी 5 भागों में खोलते हैं। 13 NCC में की जाने वाली फायरिंग प्रतियोगिता ने फायरिंग कंपटीशन होता है 4 प्रकार: ग्रुपिंग फायर, स्नैप शूटिंग, एप्लीकेशन, एडवांस शूटिंग। ठीक है। नेक्स्ट 14 7.62 mm SLR के पार्ट्स का नाम लिखो। SLR के पार्ट्स पुर्जे का नाम कोई 10: बैरल, मैगजीन, फोरहैंड गार्ड, पिस्टन ग्रिप, पिस्टन, ट्रिगर, ट्रिगर गार्ड, गैस प्लग, कैरिंग हैंडल, बॉडी कवर, कोई भी लिख देंगे। 15 ये सब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है भाई, नया क्वेश्चन ही सब। 5.56 mm इंसास राइफल के 5 मुख्य ग्रुप का नाम लिखें। तो बॉडी हाउसिंग असेंबली, वायरल असेंबली, हैंडल कॉकिंग असेंबली, पिस्टन ग्रुप, बट असेंबली। सब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इंसास राइफल के 4 तेल लगाने वाले पुर्जों के नाम लिखो। 5 नंबर का बैरल, फायरिंग पिन, एक्सट्रैक्टर, बॉडी कवर, गैस रेगुलेटर, गैस प्लग। तेल लगाने वाले पुर्जे, ये सब 2023 का क्वेश्चन है। आपके PI सर भी ना अच्छे से नहीं बता पाएंगे ये इसका आंसर, तेल लगाने वाला, अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट, एक इन्फेंट्री बटालियन के एक प्लाटून में कितने सेक्शन होते हैं और उनकी बनावट क्या है? तो 3 सेक्शन, बनावट आगे मिलेगा आगे। 18 5.56 mm इंसास राइफल के हिस्से पुर्जों के नाम, पार्ट्स नेम ऑफ इंसास: फ्लैश एलिमिनेटर, बैरल, मैगजीन, मैगजीन कैच, ट्रिगर, ट्रिगर गार्ड, चेंज लीवर, बट, बट प्लेट, बट स्क्रू, कोई भी लिख देंगे। 19 एक इन्फेंट्री में प्लाटून और सेक्शन की नफरी क्या होती है? तो एक JCO, 32 OR यानी अदर रैंक और 3 सेक्शन। 20 84 mm RL यानी रॉकेट लॉन्चर की 5 विशेषताएं लिखो। अभी सॉन्ग बंद हो गया, गाना लाइट कट गया तो आराम से आपको सॉन्ग नहीं सुनाई दे रहा होगा। तो RL की विशेषता, यह स्वीडन का बना हुआ हथियार है। यह दिन के समय धुआं करने का काम आता है, यह रात के समय रोशनी देने का काम आता है, यह ब्रिज लोडेड है, इस पर बाहर से धक्का नहीं लगता। इसमें फायरिंग मैकेनिज्म में दाहिने की तरफ और शीश लेने के सभी साइड बैरल के बाएं तरफ से, इससे 6 प्रकार का राउंड फायर किया जाता है। इसका नॉर्मल रेट ऑफ फायर 6 राउंड प्रति मिनट है। पूरा लिख देंगे। 5 पूछे 5 ही पूछा, मैंने आपको 7 बता दिए हैं। 21 5.56 mm इंसास राइफल को खोलने का क्रम लिखिए। यकीन करें कि चेंज लीवर का पोजीशन एस पर हो, बॉडी कवर खोले, मैगजीन उतारे, रोटेटिंग बोल्ट निकाले, राइफल को 2 बार कॉक करें, गैस रेगुलेटर निकाले। ठीक है, इस तरह से खोलते हैं इंसास। 22 7.62 mm LMG का कारगर रेंज कितना है? तो 500 मीटर LMG का कारगर रेंज। नेक्स्ट 23 फायर करते समय टारगेट कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में बांटते हैं। 4 भागों बताया हो ना, वो वाला बुल, इनर और बुल, इनर, मेगापाई, आउटर। 24 प्लाटून हेडक्वार्टर में कोथ में कौन सा मोटर होता है? 51 इंच मोटर। 25 9 mm कार्बाइन के मैगजीन में कितने राउंड आते हैं? 32 से 34 राउंड। 26 अस्टेन गन का अधिकतम रेंज कितना होता है? 100 मीटर। 27 एक इन्फेंट्री सेक्शन के पास कितनी अस्टेन गन होती है? 2। 7.62 mm LMG कितने बड़े भागों में खोला जाता है? 5 बड़े भागों में। 29 .22 डिलक्स राइफल का वजन कितना होता है? 6.21। अगर केजी में पूछे तो 2.78 kg, दोनों ध्यान रखना। .22 राइफल मार्क 4 का वजन 8.10 ounce, केजी में पूछे तो 3.93 kg। 31 GPS के बारे में लिखे भैया कि GPS क्या होता है? तो GPS यह उपग्रहों और प्रापक यंत्रों की एक प्रणाली है जो लोगों और उपकरणों को पृथ्वी पर उनकी उपस्थिति यानी उनके एग्जैक्ट लोकेशन की जानकारी उपलब्ध कराती है। नॉर्मल GPS 24 उपग्रह से मिलकर बना होता है जो पृथ्वी की परिक्रमा 12 घंटे में पूरा करते हैं। सिंपल सा है। 32 स्नैप शूटिंग और रैपिड फायर को परिभाषित करें, माने स्नैप शूटिंग और रैपिड फायर डिफाइन करना है। और स्नैप शूटिंग इसमें कैरेट्स 5 शॉट फिगर 11 टारगेट, फिगर
11 टारगेट पर 25 गज से फायर करते हैं, प्रत्येक हिट के लिए 10 अंक दिया जाता है। इस प्रकार अधिकतम 50 अंक होते हैं। इसमें गति की अपेक्षा यानी स्पीड की अपेक्षा सटीक, यहाँ पे अपेक्षा है, सटीक निशाना लगाने का अधिक महत्व होता है। अब रैपिड फायर, इसमें लगातार फायरिंग होता है बिना ब्रेक के। एक राउंड फायर करने के बाद लगातार फायर करने को रैपिड फायर कहते हैं। 33 इन्फेंट्री बटालियन की विशेषता बताएं। इन्फेंट्री की विशेषता भैया, आत्मनिर्भरता, जमीन कब्जा करने की क्षमता, चलना फिरना, इलाके के मुताबिक ढलना, यहाँ पे ढलना है हर प्रकार के जलवायु और जमीन के अनुसार। 34 इन्फेंट्री बटालियन की कमजोरी लिखें। हवाई हमले से खतरा, जमीनी कार्रवाई, एंटी पर्सनल माइन से खतरा। 35 अब इसमें ध्यान दो, ये इतना हार्ड क्वेश्चन पूछ देते ना, कोई कोई सीओ साहब जो होते हैं ना उनको आइडिया नहीं होता, क्योंकि ये लोग तो आर्मी से आते हैं, एनसीसी में ना, एनसीसी का जानकारी नहीं होता, वो पूरा यूनिट वाला पूछ देते हैं जो कोर्स किए होते हैं वो लोग। इन्फेंट्री राइफल कंपनी के आउटलाइन बनावट बनाओ। ये जल्दी याद होगा आपको, समझ में आएगा। ये कोई पढ़ाता है आपको, कभी पढ़ाया गया है तो मैंने सर से पूछा था आपको बताने के लिए। एक इन्फेंट्री बटालियन में कितने सेक्शन होते हैं और उनके बनावट लिखे, ये भी क्वेश्चन था पहले। एक इन्फेंट्री बटालियन में टोटल 36 सेक्शन होता है और एक कंपनी में टोटल 9 सेक्शन होता है। एक कंपनी में, बटालियन में 36, कंपनी में 9। एक इन्फेंट्री बटालियन में टोटल 4 कंपनी होती है, 4 9 36, ठीक है। अब सबसे पहले इन्फेंट्री बटालियन, इसको बांट दे, अल्फा कंपनी, ब्रेवो कंपनी, चार्ली, डेल्टा और इधर एसपी और हेडक्वार्टर कंपनी होता है। अब ध्यान दे, अल्फा कंपनी को इसके 3, एक कंपनी में क्या दिया है, 3 प्लाटून होते हैं, ठीक है। 3 प्लाटून एक कंपनी में, 1 प्लाटून, 2 प्लाटून, 3 प्लाटून। एक प्लाटून में 3 सेक्शन होता है, इधर एक कंपनी में 9 सेक्शन, यहाँ दिया ना। और एक कंपनी में 3 प्लाटून, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे ऊपर वाला भी एक बार इधर से ले लो, फिर एक बार नीचे का पूरा ले लो, इस तरह से बनाना है। नेक्स्ट टॉपिक मिलिट्री हिस्ट्री भैया, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स बहुत आपको मिलेगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई खालिस्तान में लड़ी गई 1761 में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी किस जगह है, खड़गवासला पुणे में है। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में है। 4 पहली बार भारत ने परमाणु उपकरण को खालिस्तान एडी में विस्फोट किया, आर्मी बेस पोखरण में 18 मई 1974 को। सारे एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चन है 100% ओरिजिनल, बुक में नहीं मिलेगा ये सब, मैं कभी बुक से नहीं पढ़ाता। यही वजह है कि अपना 100% भी क्वेश्चन सेम आता है, 100%। पीडीएफ के लिए आपको बता दिया हूं, मैसेज कर लेंगे। सेना दिवस किस डेट को मनाते हैं, 15 जनवरी। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में शुरू हुआ, 1939 में। द्रास सेक्टर की सबसे मशहूर जगह कौन सी है, टाइगर हिल। अकबर का पूरा नाम क्या था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और किसके बीच हुआ था, मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच। भारत और चीन के बीच में युद्ध किस वर्ष में हुआ था, 1962 में। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में समाप्त हुआ, तो 1945 में। मैंने ना सारे एक साथ कर दिए ताकि आपको आसानी होगा याद करने में, ठीक है। इसलिए सारे फिल इन द ब्लैंक्स एक साथ, सारे ट्रू फॉल्स एक साथ, लॉन्ग आंसर एक साथ, और जितने क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा सारे एक साथ। 12 भारत में पहली बार लड़ाई में गन पाउडर किस व्यक्ति के द्वारा उपयोग किया गया था, बाबर। 13 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना के प्रमुख कौन थे, सैम मानेकशॉ। 14 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ, ताशकंद। 15 1922 में किस जगह में मिलिट्री कॉलेज खोला गया, देहरादून में। 16 स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना में ब्रिटिश ताज का स्थान किस चिन्ह ने लिया, अशोक चिन्ह। 17 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय प्रधानमंत्री खालिस्तान एवं पाकिस्तानी राष्ट्रपति खालिस्तान के बीच समझौता हुआ, तो लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे, पाकिस्तान का राष्ट्रपति अयूब खान था, तो लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान। 18 1970 में पूर्वी पाकिस्तान क्या बना, बांग्लादेश। 71 में बना था लेकिन 70 दिया है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 19 कारगिल सैनिक कार्यवाही सन कितने में हुई, क्वेश्चन देख रहे कैसे घुमा फिरा पूछता है, 1999 में। 20 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय प्रधानमंत्री कौन थे, श्रीमती इंदिरा गांधी थी। 21 महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध किसके साथ लड़ा था, मुगल सम्राट अकबर की सेना के साथ। सेना की कुल कितनी कमांड है और प्रशिक्षण कमांड खालिस्तान में स्थित है, तो सेना की कुल 7 कमांड है आर्मी की,
और ट्रेनिंग कमांड शिमला में है। 23 प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। 24 हल्दी घाटी का युद्ध खालिस्तान और खालिस्तान के बीच लड़ा गया, राजपूत और मुगल सेना यानी महाराणा प्रताप और अकबर। कारगिल युद्ध 1999। 26 वही क्वेश्चन को देखिए कैसे डिफिकल्ट बना के पूछा। कौन सा देश 1971 वर्ष में लड़े गए भारत पाकिस्तान युद्ध के जरिए आजाद हुआ था? तो बांग्लादेश 1971 में। 27 महाराणा प्रताप खालिस्तान का शासक था, मतलब कहाँ का शासक था जिसकी राजधानी थी? तो महाराणा प्रताप मेवाड़ का शासक था जिसकी राजधानी चित्तौड़ थी। 28 आईएमए खालिस्तान में स्थित है, देहरादून में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बात हो रही। 29 पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में। 30 राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे, भारतीय सेना अकादमी देहरादून। 32 पहली बार भारत ने परमाणु उपकरण को खालिस्तान नदी में विस्फोट किया, तो आर्मी बेस पोखरण 18 मई 1974 को। सेना दिवस 15 जनवरी। सब सिंपल है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे भैया? फील्ड मार्शल जनरल कौन थे? मानेकशॉ जी थे, सर मानेकशॉ, याद रखना। 36 पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेनापति कौन थे? पेशवा सदाशिव राव। 37 छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक महान वैदिक किसने किया था? पंडित गागा भट्ट ने। 38 शब्द भेदी बाण से अंधे सम्राट पृथ्वीराज तृतीय ने किसको मार दिया था? मोहम्मद गौरी को। नेक्स्ट, ये दो तरह से पूछता है क्वेश्चन। मैंने क्या बोला था कि मैं ना काफी अच्छे से आपको बता दिया हूं, अब दोनों में आपको दिक्कत नहीं होगा। पहला क्वेश्चन, भारत के कौन कौन फील्ड मार्शल रहे हैं, या पूछेगा भारतीय सेना के 2 फील्ड मार्शल के नाम, तो 2 ही फील्ड मार्शल बने अभी तक, सर मानेकशॉ, के.एम. करियप्पा। थर्ड, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन कौन सी लड़ाई हुई थी? 1947, 65, 71 और 99। नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स। फर्स्ट, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध विराम 25 सितंबर को हुआ था, सही। सेकंड, द्वितीय विश्व युद्ध में पहली बार वायुयान का प्रयोग हुआ, गलत। थर्ड, पहले विश्व युद्ध में एटम बम का इस्तेमाल किया गया, गलत। 4, ऋग्वेद से पता चलता है कि आर्यों के पास चतुरंगनी सेना थी, गलत। 5, भारत में मुगलों ने पहली बार तोप का इस्तेमाल किया, सही। 6, 1857 की स्वतंत्रता की लड़ाई के बाद भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया, सही। 7, कारगिल युद्ध की शुरुआत मई 1999 में हुई थी, सही। 8, कारगिल युद्ध में वायुसेना का इस्तेमाल नहीं किया गया, गलत। 9, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया, सही। 10, शिवाजी ने हल्दी घाटी युद्ध में मुगलों को मात दी, गलत। 5, ये सब क्वेश्चन अच्छे से याद करना। पाकिस्तान के साथ किन राज्यों की सीमाएं लगती है, लिखें। इसको पंगुरा से याद रखते हैं शॉर्ट में। पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। 6, 2 तरह से ये क्वेश्चन पूछता है। पूछेगा किन्हीं 5 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम, या पूछेगा किन्हीं 3 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम। कम से कम 5 याद रखना। कैप्टन विक्रम बत्रा साहब, सूबेदार जोगिंदर सिंह, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल, सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, अल्बर्ट एक्का। 7, सेना में मिलने वाले सर्वोच्च 5 पदकों के नाम, मतलब गैलेंट्री अवार्ड्स। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, सेना मेडल, अशोक चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र। 5 पूछे 5 ही लिखना, याद सब रखना। फुल फॉर्म निम्न का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म। एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, पीबीसी परमवीर चक्र, COAS चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, POK का मैंने पहले ना पाक बता दिया था, पाकिस्तान होता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, करेक्शन कर दिया हूं। MEA का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। आर्मी स्ट्रक्चर वही वाला, दोनों तीनों में पूछ देता है। लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और लास्ट जनरल, ठीक है। निम्नलिखित का उत्तर लिखे 10 नंबर का है। ए, प्रथम महिला रक्षा मंत्री का नाम, मतलब भारत की प्रथम महिला रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण। बी, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के समय भारतीय सेना का मुख्य कौन था? सर मानेकशॉ थे। सी, भारत की सीमा से लगने वाले 5 देशों के नाम, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, मालदीव, अफगानिस्तान। कोई 5 लिख देंगे। नेक्स्ट, डी,
सन 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 3 मुख्य युद्ध किस किस वर्ष में हुए? 1965, 71, 99। ई भारत और चीन का युद्ध कब कब हुआ? 1962 में। 11 आजादी के बाद से रक्षा में कुछ प्रमुख ऑपरेशनों का नाम लिखे। 10 नंबर का लिखना पड़ेगा, 10 पॉइंट 10 नंबर का है, पूछा है। ऑपरेशन पोलो 1948 में, ऑपरेशन विजय 1961 में, ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में, ऑपरेशन मेघदूत 1984 में, ऑपरेशन राजीव 1987 में, ऑपरेशन पवन 1987 में, ऑपरेशन विजय जो कारगिल युद्ध 1999 में, ऑपरेशन पराक्रम 2001 में, ऑपरेशन साइक्लोन 2008 में, ऑपरेशन सहयोग 2018 में। पूरे लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट 12 अकबर के दरबार में रहने वाले 5 नवरत्नों का नाम लिखो। 10 नंबर का अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मानसी, अब्दुल रहीम खाने खाना। ये सब पूछा गया क्वेश्चन है। 13 कारगिल युद्ध पे शॉर्ट नोट्स, स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लेना, कंफर्म पूछता है नोट्स इन सारे पे। भारत पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध का शॉर्ट नोट्स, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून। फील्ड मार्शल का पद सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया था? जनरल एसएफजे मानेकशॉ यानी सैम मानेकशॉ को। 3 परमवीर चक्र से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था? मेजर सोमनाथ शर्मा को। 4 औरंगजेब के प्रधान सेनापति कौन थे? बैरम खां हम लोग याद किए हैं, लेकिन एक क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में बैरम खां था ही नहीं, उसमें ना वो कोई और था, जो जोधा अकबर में ना जोधा का जो भाई रहता है उसका नाम था, तो देख लेना। 5 हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम किस वर्ष में गिराया गया? 1945 में। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की हार का कारण लिखो, गूगल सर्च कर लेना। 17 जनरल बिपिन रावत पर शॉर्ट नोट्स, ये भी पूछा है भैया पिछले साल 2023 में, स्क्रीनशॉट ले लो। हल्दी घाटी की लड़ाई के बारे में स्क्रीनशॉट। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की जीवनी पर 10 लाइन लिखे, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। कंफर्म पूछता है ये सब, 10 नंबर का पूछेगा। केएम करियप्पा की जीवनी पर 10 लाइन। फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे ना केएम करियप्पा, फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे, और पहले फील्ड मार्शल मानेकशॉ जी थे। लास्ट टॉपिक कम्युनिकेशन है भैया। संचार किसे कहते हैं? संचार वह प्रक्रिया है जिससे लोगों के बीच सूचना का आदान प्रदान बोलने, लिखने एवं संकेत प्रणाली या सामान्य व्यवहार के द्वारा किया जाता है। सेकंड, संचार क्या है? संचार की प्रक्रिया समझाइए। चलो भैया देखते हैं। संचार वही डेफिनेशन तो हो गया, डेफिनेशन तो पढ़ लिया ना यहाँ पे, वही संचार क्या है ये होगा। इसकी प्रक्रिया सूचनाओं, विचारों और बातों को आपस में आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को संचार प्रक्रिया कहते हैं, मतलब इसी को लिख दिया है। उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य डाटा और सूचनाओं का आदान प्रदान करना है। संचार के 2 प्रकार का नाम बताइए, लेकिन अब संचार का 3 प्रकार होता है, ध्यान दें। अब 2 प्रकार खत्म, 3 होता है, अपडेट हो गया। रेडियो कम्युनिकेशन, लाइन कम्युनिकेशन और तीसरा रनर। तो कम्युनिकेशन कितने प्रकार? 3 प्रकार, प्रैक्टिकल में पूछेगा आपसे, तो रेडियो, लाइन और रनर। 4 संचार प्रक्रिया के मुख्य तत्व कौन कौन से? 4 तत्व, संचार स्रोत, संदेश, संचार माध्यम और प्राप्तकर्ता। 5 फिल इन द ब्लैंक्स। मैसेज को आदान प्रदान करने के लिए जो प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। सेकंड, 3 लेटर का वह गुप्त ग्रुप जो किसी फॉर्मेशन या यूनिट की पहचान को छुपाता है उसे क्या कहते हैं? कोड साइन। ये सारे क्वेश्चन सेम टू सेम बी वाले में पूछा, एमसीक्यू में ये भी पूछा है, एमसीक्यू में। थर्ड, आरटी प्रोसीजर का अर्थ क्या होता है? फुल फॉर्म रेडियो टेलीफोन। यहाँ आप लोग ना टेलीफोन लिखते हो, अरे बतियाना थोड़े टेलीफोन से, बाबू सोना थोड़ी करना है। लास्ट में वाई होता है, ई नहीं होता है। एआई का पूरा रूप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 5 कंप्यूटर एक कैसा यंत्र है? इलेक्ट्रॉनिक। 6 रेडियो संचार 2 प्रकार से करते हैं, नेट रेडियो और रेडियो रिले। नेक्स्ट 6 सही गलत, ट्रू फॉल्स। एचएफ रेंज का इस्तेमाल 60 हर्ट्ज तक होता है, गलत। सेकंड, संचार की 2 विधि है, अब ये गलत होगा, पहले सही था अब गलत होगा, फॉल्स। अब संचार की 3 विधि है, रेडियो, लाइन और रनर। थर्ड, सभी रेडियो संचार सुरक्षित होता है, गलत। 4 तार संचार पूर्ण रूप से सुरक्षित होता है, गलत। 5 रेडियो संचार का उपयोग एक जगह से दूसरी जगह चलते हुए भी किया जा सकता है, सही। अच्छे से याद करना। 7 नंबर मोस्ट वीवीआई, प्रभावी संचार के सिद्धांत क्या है? मतलब प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन।
संचार एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। संदेश यथासंभव संक्षिप्त यानी छोटा होना चाहिए। संचार कम समय में और स्पष्ट होना चाहिए। प्रेषित किया गया संचार प्राप्तकर्ता को पूर्ण रूप से समझ में आनी चाहिए। संचार सावधानीपूर्वक व गोपनीयता के साथ सुरक्षित संचार करना चाहिए। कोई 5 लिख देंगे, 5 ही है। ये क्वेश्चन भैया मोस्ट भी आई। युद्ध क्षेत्र में संचार का महत्व, माने बैटल ग्राउंड में, लड़ाई के मैदान में कम्युनिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। कितना परफेक्ट आंसर आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, किसी गूगल पे नहीं मिलेगा। फर्स्ट, कमांडरों और सीमा पर तैनात सैन्य बलों के बीच संवाद यानी बातचीत। शत्रु के सैन्य बलों की गतिविधियों की जानकारी देना। युद्ध की गतिविधियों में बदलाव के संकेत देना। दुर्गम क्षेत्रों और बर्फीले स्थानों पर विशेष आदेश देना। शत्रु के विषय में सही गलत सूचनाएं प्राप्त करना। सैनिकों को आगे की गतिविधियों के लिए तैयार करना। युद्ध क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं में सुधार करना। राशन की आपूर्ति। घायलों एवं शहीद हुए सैनिकों के विषय में सूचनाएं देना। 8 पॉइंट है, परफेक्ट, इजी में, बुक में नहीं मिलेगा ना, गूगल पे, अच्छे से याद करना। जिनको पीडीएफ लेना हो मैंने बता दिया, लास्ट में फिर बता दूंगा, ठीक है, पेड कोर्स है। संचार गैप के कारण भैया 3 नंबर का आपको बताऊंगा 8 पॉइंट। कम्युनिकेशन गैप का रीजन, इनएक्यूरेट स्पीड यानी असामान्य गति, खराब आवर्तन, अस्पष्ट आवाज, ग्लोबल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना, पिच सही नहीं होना, वॉल्यूम सही नहीं होना, लाइजेंस सही नहीं होना, और ओरिजिनेटर, मीडियम और रिसीवर के बीच सही कोऑर्डिनेशन नहीं होना। एक संचार गैप के कारण है, माने कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं होगा। रीजन ऑफ कम्युनिकेशन गैप, कोई 3 लिख देंगे, 5 पूछे 5 लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 10, कम्युनिकेशन गैप को कैसे कम कर सकते हैं। ये तो था क्वेश्चन, कम्युनिकेशन गैप का रीजन। अब इसको सही करने का रीजन, कैसे सही कर सकते, तरीका, ग्लोबल लैंग्वेज का इस्तेमाल करके, पिच सही रखकर, वॉल्यूम सही रखकर, स्पीड सही रखकर, फॉल्ट को यानी गलती को डिटेक्ट यानी सुधार करके, गुड लाइजन रखकर, और ओरिजिनेटर, मीडियम और रिसीवर के बीच सही कोऑर्डिनेशन करके। सिंपल सा है, 7 पॉइंट है, कोई लिख देंगे 5। नेक्स्ट, रेडियो टेलीफोनी के सिद्धांत लिखो। इसे बास से याद रखते हैं, BASS, जिसमें B फॉर ब्रेविटी यानी संक्षिप्तता, A फॉर एक्यूरेसी यानी सटीकता, S फॉर सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, S फॉर स्पीड यानी गति। ये क्वेश्चन 2 तरह से पूछता है भैया, 12 नंबर पूछेगा। सेना में रेडियो संचार के उपकरणों के नाम लिखो, या पूछेगा कि 3 रेडियो सेट के नाम लिखो। सेम क्वेश्चन है, देख रहे हैं कितना अलग है। आप फंस जाते हो, पढ़ते नहीं हो, तो ध्यान रखेंगे। मोटरोला रेडियो सेट, GPS, स्टार टेलीफोन, RT सेट यानी रेडियो टेलीफोनी सेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अवान। कोई लिख देंगे, इसमें ये नहीं होगा, ठीक है, वीडियो नहीं होगा, वीडियो छोड़ के बाकी सब होगा। ये रेडियो में नहीं होता वीडियो, ठीक है। 7 पॉइंट है, कोई लिख देंगे। 13, इस वीडियो का लिंक ना अपने सारे फ्रेंड्स को जो सी का एग्जाम देंगे और अपने NCC ग्रुप में जरूर शेयर करना, नहीं तो बहुत मार खाओगे, सेल्फिश बनोगे तो, ठीक है। सबको शेयर कर देना ताकि सब लोग पढ़ लें, और आप कम से कम 10 बार पढ़ लेना। 3 दिन है ना, 10 बार पूरा रट्टा मार लो, A ग्रेड कंफर्म। 13, सेना में प्रयोग होने वाले संचार के साधनों का नाम लिखो, 10 नंबर का। टेलेक्स, फैक्स, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर, ट्रोपोस्केटर, मोडेम, इंटरनेट, सैटेलाइट, सेलफोन, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन। कोई भी लिख देंगे। नेक्स्ट, देख रहे कितना हार्ड क्वेश्चन। अपार्टमेंट कोड क्या है, निम्नलिखित का अपार्टमेंट कोड लिखो। तो अपार्टमेंट कोड आर्मी हेडक्वार्टर के द्वारा नियुक्त किया गया वह गुप्त लेटर जो सेना की सिक्योरिटी को छुपाता है, उसे अपार्टमेंट कोड कहते हैं। कमांडर का अपार्टमेंट कोड टाइगर, नेवी का फॉरेस्ट या कॉल साइन होता है। इसका ना आंसर कहीं मिलता ही नहीं है, कितना भी सर्च कर लो। फॉरेस्ट या कॉल साइन, मेरा दोस्त है ना नेवी में, तो उसने बताया कि जनरली यही बोलते हैं। 15, रेडियो संवाद पर संक्षिप्त नोट लिखे, मैंने रेडियो कम्युनिकेशन पर शॉर्ट नोट्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यह गतिमान और ठहरे हुए सैन्य बलों के बीच संचार का माध्यम है। यह बेतार संचरण मतलब बिना तार का संचार है। तरंगों, वायु एवं निर्यात के माध्यम से संकेत पहुंचाती है। यह 2 प्रकार का होता है, नेट रेडियो, रेडियो रिले, याद कर लेना। नेक्स्ट, कॉल किसे कहते हैं और कितने प्रकार का होता है भैया। तो कॉल का डेफिनेशन, जब एक स्टेशन दूसरे स्टेशन को पुकारता है तो कहा जाता है कि एक स्टेशन ने दूसरे स्टेशन को कॉल किया, डेफिनेशन हो गया। कॉल 3 प्रकार का, लेकिन अभी कहीं कि 4 प्रकार पढ़ा रहे, 5 प्रकार पढ़ा रहे, पता नहीं क्या। अभी अब 3 ही याद रखो। 3 प्रकार, सिंगल कॉल कंट्रोल से एक स्टेशन के लिए, मल्टीपल कॉल कंट्रोल से 2 स्टेशन के लिए, नेट ग्रुप कॉल कंट्रोल से सभी स्टेशन के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित के रेडियो टेलीफोनिक भाषा यानी फोनेटिक लैंग्वेज भी बोलते हैं। रेडियो टेलीफोनी को फोनेटिक भी बोलते हैं, फोनेटिक लैंग्वेज। G का गोल्फ, F का फॉक्सट्रोट,
आर का रोमियो, डब्ल्यू का विस्की और डी का डेल्टा। ये मिलान करो है मैच द फॉलोइंग। ये मैच द फॉलोइंग है ना जो अपार्टमेंट कोड का दिया है, मिलान करो। तो आप नहीं पढ़ेंगे तो नहीं आएगा। पीडीएफ में ना सारा डाटा दूंगा, ठीक है, पीडीएफ में टोटल अपार्टमेंट कोड, फोनेटिक लैंग्वेज, सारा कुछ, प्रैक्टिकल के क्वेश्चन सारा। कमांडर को टाइगर बोलते हैं तो फर्स्ट का सी, आर्टिलरी वाले को बुल बोलते हैं सेकंड का डी, एयरफोर्स वाले को हॉक बोलते हैं थर्ड का ई, सिग्नल एडवाइजर को ईगल बोलते हैं फोर का बी, और ईएमई एडवाइजर को ईएमई को ईगल बोलते हैं, और सिग्नल वाले को स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। तो अस्पैरो फोर होगा, सिग्नल को अस्पैरो मैंने याद कर रखा है। अभी इधर 19 मोटोरोला सेट में और वॉकी टॉकी में कितना चैनल होता है? 16। 20 सेल फोन जिसे हम किस फोन के नाम से भी जानते हैं? मोबाइल फोन। 21 किसी भी संगठन में मुख्य कितने प्रकार के सूचना तंत्र की आवश्यकता होती है? 4 प्रकार की। 22 निम्नलिखित में से कौन सा सूचना तकनीक का नया साधन नहीं है? कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, टेलीफोन। टेलीफोन होगा, बहुत पुराना है, डी। 23 आरटी प्रोसीजर के सिद्धांत BASS बास में बी का अर्थ, माने बी का मीनिंग क्या होता है? तो बी फॉर ब्रेविटी यानी संक्षिप्तता। 24 इंटरनेट में लगभग 100 देशों की कितनी नेटवर्क प्रणालियां जुड़ी है? 31,000 देशों की। 25 सूचना प्रौद्योगिकी पर लघु नोट, शॉर्ट नोट्स 5 नंबर का है, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 26 संचार से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न माध्यम लिखो, स्क्रीनशॉट। पूछा गया क्वेश्चन है 10 नंबर का, फंस जाओगे। नेक्स्ट मोबाइल और वाईफाई जैसे वायरलेस तकनीक का विशेषताएं लिखे, 5 नंबर का, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। मोबाइल का ये, वाईफाई का ये, ठीक है, पूरा आ जाएगा एक में, ठीक है, पूरा आ जाएगा एक में, यहाँ से यहाँ तक ले लो, याद कर लेना, ये पिछले साल का क्वेश्चन है। नेट रेडियो प्रणाली के लाभ और हानि सारे बता दिया, स्क्रीनशॉट। ये जल्दी नहीं पूछता है लेकिन पूछा है तो पिछले साल, तो अब आपको पढ़ना है, पहले मैं नहीं पढ़ाया था लेकिन अब पढ़ाता हूँ, पूछा है। हानि उसका ये है, रेडियो रिले के लाभ व हानि, यहाँ पे दोनों, स्क्रीनशॉट ले लो। लाइन संचार के लाभ व हानि, स्क्रीनशॉट ले लो। इतने क्वेश्चन थे। तो भैया जिनको पेड कोर्स पीडीएफ लेना है, पीडीएफ में ना सारे डाटा मिलेंगे मात्र 150 रुपीज़ में, ठीक। पहले ना इसका 250 था, अभी एग्जाम 3 दिन टाइम में तो 150 कर दिएगा, ठीक, ताकि जो लोग नॉर्मल भी हैं आप ले सकते हैं, अगर जिनको लेना है, नहीं तो फ्री में तो सारा डाटा अवेलेबल है, वेबसाइट पर भी वीडियो भी अवेलेबल करा दिया। क्रैश कोर्स पीडीएफ में आपको सारा डाटा मिलेगा, क्रैश कोर्स वाला ये सारे नोट्स और प्रैक्टिकल के क्वेश्चन, 20 मॉडल पेपर सॉल्व प्रीवियस, सेम 20 में से एक मॉडल पेपर सेम 100% भी हो सकता है, पहले भी ना 20 में से एक 100% हो चुका है, इसलिए मैंने ऐसे अवेलेबल, मैं कभी बुक से नहीं पढ़ाता हूँ, सेम क्वेश्चन इसलिए अपने आते हैं ऑल इंडिया में। उसके बाद आपको अपार्टमेंट कोड, फोनेटिक लैंग्वेज, प्रैक्टिकल के सारे क्वेश्चन, सारा कुछ दूंगा, हिंदी में चाहिए तो हिंदी में, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में। तो सभी को थैंक्स, लव यू ऑल तेजस फैमिली, मिलते हैं नेक्स्ट कल मॉर्निंग में। अभी के लिए इतना ही, वीडियो को सब लोग शेयर करेंगे, नहीं शेयर किए ना फिर आप सेल्फिश हो, फिर आपको आगे हेल्प नहीं मिलेगा, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देंगे, ठीक है, और अपने एनसीसी ग्रुप में भी सब लोग, और आप कम से कम 10 से 12 बार रट्टा मार लो, 3 दिन टाइम में रट लो। जिनको पीडीएफ लेना है यहाँ मैसेज करेंगे अपना नेम, बटालियन नेम, किस सर्टिफिकेट की पीडीएफ किस लैंग्वेज में, फिर आपको पेमेंट के बाद दे दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट कल मॉर्निंग में। अभी के लिए इतना ही, कम से कम 10 से 12 बार रट्टा मार लेना। सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।